Our today's lecture is Right Strategy for Essay Preparation. तो इसमें आप लोगों के माइंड में क्या ख्याल आता है कि हाउ वुड यू मैनेज द प्रिपरेशन ऑफ दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट विद ऑल ऑफ द अदर कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स? व्हाट डू यू बिलीव कि आप इसको कैसे मैनेज करेंगे? Sir, I guess by writing comprehensive and detailed notes about each question in each subject. इस तरह हमारी ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, हमारे नोट्स टेकिंग भी हो जाएंगे बाकी सब्जेक्ट्स के साथ. Anyone from Sindh or Balochistan? आप लोगों का क्या ख्याल है? आई हैव जनरली ऑब्जर्व्ड कि सिंध के लोग अच्छी रीडिंग करते हैं बाई हैबिट. So first thing in this respect is working in both papers. Most of the students make this crucial mistake that they don't work on both papers. So working on any specific paper in isolation with other paper, that won't be fruitful for you guys. काम करना किस तरह है? When you would be reading, तो रीडिंग से आपकी बेसिकली पेपर बी में जो आपकी कंप्रीहेंशन होगी, दैट इज़ प्रेसी, वोकैब एंड ट्रांसलेशन, वो वाला पोर्शन आपका बेहतर होगा व्हेन यू आर रीडिंग. ऑन द अदर हैंड जब आप पेपर बी की पे काम कर रहे हैं तो दैट इज़ द मटेरियल फॉर एक्सक्यूज मी रिकॉर्डिंग स्टॉप चल रही है क्या चीज़? रिकॉर्डिंग तो चल रही. अभी नोटिफिकेशन आया है, प्लीज़ चेक इट. ओके सर. वो जूम की ये आप करना स्टार्ट ना वो कर देता हूँ. ओके मैं जूम बंद हुआ था ना. ठीक है चल रही. पेपर बी पे काम करना क्या है? अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे में अगर हम ब्रेक डाउन करें तो देयर आर टू काइंड्स ऑफ इश्यूज जिन पे बच्चों को जो बच्चे फेस करते हैं इन राइटिंग ऐसे. एक मटेरियल, दूसरा ज़ाहिर स्ट्रक्चर की चीज़ें हैं, एंड द थर्ड वन इज़ ऑफ कोर्स लैंग्वेज. वहाँ पे अब ऐसे का टीचर बेसिकली ऐसे के टीचर का ये काम नहीं है या उसका ये काम नहीं बनता कि वो आपकी लैंग्वेज ठीक करवा रहा हो, क्योंकि ऐसे के टीचर का जो बेसिकली फोकस होता है दैट इज़ ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ ऐसे एंड ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक कि आपने डिकंस्ट्रक्ट ठीक किया इस टॉपिक को या नहीं. इस चीज़ का बेनिफिट लेते हैं फिर बहुत से लोग मार्केट में कि जब बच्चे इवेलुएट करवाते हैं तो वहाँ इतने बड़े टिक लगे हुए होते हैं जहाँ पे लैंग्वेज की मिस्टेक्स होती हैं. टीचर डेलिबरेटली इग्नोर दोज मिस्टेक्स. सो जब आप पेपर बी पे रेगुलरली काम कर रहे होंगे तो आपकी ऐसे राइटिंग जो है ना वो उसमें एटलीस्ट जो आपका लैंग्वेज वाला बैरियर है यू वुड क्रॉस दैट. सो लैंग्वेज का बैरियर क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है. उसके लिए फिर ज़रूरी है कि हम दोनों पेपर्स पे काम कर रहे हैं. और उसका तरीका क्या है? स्केजुअल में यू वुड मेक अ स्केजुअल ऑल ऑफ यू. कोई भी स्टूडेंट इस तरह नहीं पढ़ेगा कि आज पोल साइंस उठा ली, किसी का आया है तो वो उठा लिया, फिर साथ में पाकिस्तान अफेयर्स पढ़ ली, कभी दिल किया तो जीएसए पढ़ ली. एक बाकायदा प्लान होगा. यू वुड बी डिवाइडिंग योर टारगेट्स इनटू एडिंग योर टारगेट्स इनटू डेली प्लान कि डेली ब्रेकडाउन क्या है आपके टाइम की. उसमें करंट अफेयर्स, इंग्लिश भी एंड जीएसए वो तो लाजमी होने चाहिए और ये 3 सब्जेक्ट स्टिल पेपर्स चलने चाहिए. पेपर बी में आपका सबसे पहला पेपर बी कैन बी योर वेरी फर्स्ट टारगेट ऑफ द डे. पेपर बी की सबसे पहली चीज़ जो है वो है वोकैब. अगर आप लोग वोकैब पे काम करेंगे तो हम जो बात कर रहे थे कि आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लैंग्वेज बिल्ड कैसे होगी, तो वोकैब पे डेली काम करना पेपर बी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है. वो तमाम लोग जिनको ये लगता है कि पेपर बी इस वजह से फ़ेल होता है कि जिसकी प्रेसी फ़ेल होगी तो उसका पेपर बी फ़ेल हो गया. सो असल में जो 20 मार्क्स की वोकैब है दैट प्लेज़ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन पासिंग और फेलियर ऑफ इन डिसाइडिंग पासिंग और फेलियर ऑफ एनी स्टूडेंट. सो वोकैब पे सबसे पहले आप लोग काम करेंगे. आफ्टर वोकैब आप फिर उसके साथ 2 से 3 टारगेट्स मिक्स कर सकते हैं कि वोकैब लेट्स सपोज आप हाफ आवर के लिए वोकैब पढ़ते हैं
साथ में आप ईडियम्स मैनेज कर लेते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स मैनेज कर लेते हैं और करेक्शन मैनेज कर लेते हैं। जैसे ये तीनों ख़त्म होते हैं, ये तीनों टारगेट्स किसी और चीज़ के साथ रिप्लेस हो जाते हैं। पेपर बी का ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ईडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, करेक्शन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, पंक्चुएशन है, वोकैब है, प्रपोजिशंस हैं, ये सारे टारगेट्स आपके चल रहे होंगे मॉर्निंग के पहले टास्क के तौर पे। अब इसमें से पेपर बी में से प्रेसी, कंप्रीहेंशन और ट्रांसलेशन, ये तीन चीज़ें अलग हो जाएंगी जिनको फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं इन एनी अदर डे ऑफ द वीक और टू द वीकेंड। ऐसे पे कैसे काम होगा? ऐसे पे जो एक बेटर स्ट्रेटजी है वो ये है कि आपका डेली का 1 और 2 जो आवर्स हैं दे आर डेडिकेटेड टू ऐसे राइटिंग। उसमें क्या करते हैं, आपके एक टॉपिक आपने सेलेक्ट किया। कुछ लोग रिसर्च अपनी यूँ करते हैं कि टेररिज्म सर्च किया, अब उसमें उसका एक्सटेंट डिसाइड नहीं करते कि टेररिज्म पे मैंने क्या पढ़ना है, किधर से पढ़ना है। सो अगर आप एक प्रॉपर टॉपिक चूज़ करेंगे फ्रॉम पास्ट पेपर्स और एनीवेयर, तो टॉपिक बेसिकली डिफाइंस द एक्सटेंट ऑफ योर रिसर्च। कितना काम आपको करना है, टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि मैंने अगर टेररिज्म पे काम करना है तो कितना करना है, वाटर क्राइसिस पे करना है तो कितना करना है, और ग्लोबलाइजेशन पे करना है। अगर मैंने टॉपिक ये चूज़ किया है कि प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, या टॉपिक मेरा इससे भी कुछ पीछे का था और वो ये था कि ग्लोबलाइजेशन लर्निंग टू लिव टुगेदर, कि ग्लोबलाइजेशन ने हमें एक साथ रहना सिखाया। दैट वाज आस्क्ड इन 2016 CSA में, CSS के 16 वाले पेपर में। सो अब हमें यह पढ़ना है कि ग्लोबलाइजेशन ने हमें मिलाया कैसे, कैसे ग्लोबल कोऑपरेशन की तरफ गए हम। तो एक्सटेंट डिसाइड हो गया। एक टॉपिक आप लोग चूज़ करेंगे और डेली उस पे 1 और 2 आवर्स आप रीडिंग करते जाएंगे। वो अगर दूसरे दिन ख़त्म हो जाता है, वो अगर तीसरे दिन ख़त्म हो जाता है, तब आप लोग आउटलाइन बनाना शुरू कर देंगे। सो दिस इज़ हाउ you would be able to write at least 2 or 3 essays or at least outlines and few paragraphs in a week। जब आप लोग कुछ शुरू में इस प्लान के अकॉर्डिंगली चल के कुछ एसेज लिख लें, को 15-20 आउटलाइंस आपके पास हों विद अ फ्यू पैराग्राफ्स, तो उसके बाद यू वुड बी एबल टू शिफ्ट दिस टास्क ऑफ एसे राइटिंग टू वीकेंड। और ये बड़ा बेहतरीन प्लान होता है कि आप फ्राइडे तक बाकी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ें, जिस तरह आप मैनेज कर रहे थे पेपर बी की बाकी सारी चीज़ें पढ़ें आप। ऐसे कि आपने रीडिंग नहीं करनी तो ना करें। जो आपका फ्राइडे है, बिल्कुल आप असल में अगर आप स्टार्ट में ऐसे राइटिंग को शिफ्ट करते हैं वीकेंड पे, तो आपकी ओवरऑल प्रोग्रेस बहुत स्लो होगी। ओवरऑल एक्सटेंट ऑफ योर रिसर्च ये बहुत वीक रह जाएगा। इस वजह से शुरू में तो आप मैनेज करेंगे कि आप डेली को 2 आवर्स ऐसे को देंगे। उसमें ये होगा कि आप वीक पूरा लगा के 1 लिख लेते हैं या 2 लिख लेते हैं, तो एटलीस्ट आपकी प्रोग्रेस थोड़ी बेहतर होगी। व्हेन यू आर अ मैच्योर स्टूडेंट, आपकी ओवरऑल बाकी ऑप्शनल्स की रीडिंग अच्छी हो गई है, ऐसे के रिलेटेड आपने जो एटलीस्ट करंट अफेयर्स का मटेरियल था कुछ को वो कंज्यूम कर लिया, और कुछ टारगेटेड रिसर्च के थ्रू जो मेरे टॉपिक की रिक्वायरमेंट्स थी उसके अकॉर्डिंग मैंने फोकस्ड होकर पढ़ा, कुछ गैर ज़रूरी नहीं पढ़ा। डेमोक्रेसी पे अब मसलन बहुत कुछ पढ़ा जा सकता है, लेकिन मैंने कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स उठाए। लेट्स सपोज डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, तो मैंने होप्स और हर्डल्स के लिए कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए। इस तरह करके जब आप कुछ लिख लेंगे 15 से 20 आउटलाइंस, उसके बाद का ये आपका टारगेट होगा कि आप वीकेंड पे इंग्लिश को शिफ्ट कर सकते हैं। उसमें फ्राइडे तक आप अपनी बाकी सब्जेक्ट्स को मैनेज करेंगे। सैटरडे और संडे एक्सक्लूसिवली प्रेसी, कंप्रीहेंशन, ट्रांसलेशन और एक ऐसे के लिए होगा। सो सैटरडे को आप बाकी चीज़ें मैनेज करने के साथ साथ ये 3 चीज़ें कर सकते हैं। एक पास पेपर से ट्रांसलेशन कर सकते हैं, एक प्रेसी कर सकते हैं, एक कंप्रीहेंशन कर सकते हैं, और आपके पास सारा दिन है, क्योंकि फ्राइडे तक आपने दोनों जो इंग्लिश है उनको नहीं छोड़ा और बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ते रहे। संडे का सारा दिन आप ऐसे राइटिंग पे लगा सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ डिफ़िकल्ट, बहुत से लोग संडे को पढ़ना नहीं पसंद करते, तो उनके लिए फिर बचता ये है कि वो थ्रू आउट द वीक मैनेज करें। तो पहली चीज़ ये है कि आपने दोनों पेपर्स को साथ चलाना है। दे वर्क इन agreement with each other, in consonance with each other, they are mutually supportive and they cannot be read in isolation with each other। जो लोग ये गलती करते हैं कि पहले मैं इंग्लिश बी पे काम कर लेता हूँ फिर ऐसे पे काम कर लेता हूँ, तो एक होलिस्टिक वे में लैंग्वेज पे और रीडिंग पे जिस तरह काम होना चाहिए, जब दोनों चीज़ें अलग हैं नहीं तो इनको रखना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इंग्लिश बी
इंग्लिश बी के टारगेट्स मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने इन दोनों पेपर्स को लेके चलना है तो उसमें वोकैब तो आपकी टिल पेपर्स नहीं रुकनी चाहिए। GRE वोकैब एग्जामिनर के हाथ में एक ऐसा वेपन है सिंस अ फ्यू ईयर्स कि बच्चों की प्रेसी ठीक होगी, ईडियम्स ठीक होंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स में कोई एटलीस्ट 2-3 ठीक हो जाएंगे, ओवरऑल लैंग्वेज की स्किल्स बुरी नहीं होंगी। लेकिन वोकैब में इशू ये है कि एग्जामिनर के पास बहुत लंबा चौड़ा एक बैंक है जहाँ से वो वर्ड्स ले सकता है। सो अगर आप लोगों के माइंड में ये है कि हम ये जो CSS की GRE वोकैब है इसको हम एंड पे कोई आखिरी 2 महीनों में पढ़ लेंगे या कोई एक स्पेसिफिक 3 और 4 मंथ्स का टाइम रख लेंगे, उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है कि आप न्यूज़पेपर, मैंने करंट अफेयर्स कहा है आपको कि करंट अफेयर्स आपने पढ़ना है। ये आपके जो फर्स्ट 3 मॉर्निंग के टारगेट से यूँ समझ लें कि दिस स्केड्यूल इज़ माई डिस्कवरी ऑफ ऑल दीज अटैम्प्ट्स। मेरी सबसे बड़ी दरियाफ्त जो है वो ये स्केड्यूल है। दिस स्केड्यूल हेल्प्स यू मॉनिटर ऑल ऑफ योर टारगेट्स। ये स्केड्यूल आपको बोर नहीं होने देता, ये स्केड्यूल आपकी परफॉर्मेंस को टाइम बाउंड रखता है, क्योंकि इसमें आप जो सब्जेक्ट्स लिख रहे होंगे, लेट्स सपोज 3 तो ये हो गया, साथ में मैं एक ऑप्शनल रख लेता हूँ और एक कंपलसरी कोई और रख लेता हूँ, इस्लामिक स्टडीज़ रख लेता हूँ या पाक स्टडीज़ रख लेता हूँ, साथ में कोई एक ऑप्शनल रख लेता हूँ। तो ये ओवरऑल 5 से 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे और इनका टाइम डिसाइड करूँगा मैं खुद। अगर मैं सभी के सामने 1 आवर लिख लूँ तो ये कोई 8-9 घंटे में मैनेज हो जाएगा। कुछ के आगे 2 आवर्स लिख लूँ, जैसे GSA है, GSA में मैं घंटा साइंस को देता हूँ, घंटा मैथ्स को देता हूँ, ये 2 आवर्स का स्केड्यूल बनता है, 2 आवर्स का एक सब्जेक्ट बनता है। तो दिस इज़ हाउ ये स्केड्यूल मैं आपको रिटन फॉर्म में ग्रुप में शेयर करवा दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बनाया था फॉर स्टूडेंट्स, उसमें आप अपनी मर्जी से चेंजेस भी कर सकते हैं और अपनी मर्जी का टाइम भी रख सकते हैं। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दैट आप लोग एक टाइम बाउंड प्लान के अकॉर्डिंग और फिक्स्ड एक स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो। इससे होगा क्या कि आप लोग ना बोर होंगे, ना आपकी परफॉर्मेंस पुअर होगी, ना आपको ये आपके साथ होगा कि नवंबर दिसंबर आ गया और तब आपको पता चला कि ओह मेरी तो ये 50 चीज़ें और भी रहती थी। क्योंकि एक क्योस है तैयारी का, 12 सब्जेक्ट्स हैं, जब आप उनको डिवाइड कर लेंगे डिफरेंट पार्ट्स में तो आप लोग एक्टिवली मॉनिटर कर रहे होंगे, पूरे ईयरली टारगेट आप डिसाइड कर सकते हैं। इतने मंथ्स तक मैंने नोट्स बनाने हैं, इतने मंथ्स मैंने रिवीजन को देने हैं, ये टाइम मैंने राइटिंग प्रैक्टिस को देना है। और इंग्लिश को हमने वैसे ही साथ रखा है, पेपर बी को वैसे ही साथ रखा है। और अगर हम वीकेंड पे परमानेंटली इस रूटीन पे आ जाते हैं, पहले 4-5 माह के बाद परमानेंटली इस रूटीन पे आ जाते हैं कि हम वीकेंड इंग्लिश को दे रहे हैं, तो हमारी ये जो इनसिक्योरिटी है इंग्लिश वाली ये दूर हो सकती है। बाकी मतलब इट्स ऑल अप टू यू। एक सजेशन है कि स्केड्यूल्ड वे में पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है और दोनों सब्जेक्ट साथ चलें तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। पेपर बी की मैंने आपको बताया कि वो कैब का उसके पास चूँकि बैंक बहुत बड़ा लंबा है, तो वो करेगा क्या कि वो आपसे चाहेगा अगर तो आपके पास जो पाकिस्तान में एटलीस्ट अवेलेबल सोर्सेज हैं, ग्रामर्स जो हैं जिनमें GRE की वोकैब दी हुई है, वो उनमें से कहीं से भी नहीं देगा। एंड इट हैज़ एक्चुअली हैपेंड विद स्टूडेंट्स के समटाइम्स तो वोकैब इतनी आसान आ जाती है कि 20 में से 17, 18 बच्चों को आते होते हैं। समटाइम्स इतनी मुश्किल आ जाती है कि 3-4 से ऊपर बच्चे नहीं जा रहे होते। एंड ऑल ऑफ दोज जो वोकैब में पेपर बी के में वोकैब में से 10 से नीचे हैं, दे आर अराउंड 40। वो 38 पे हो सकते हैं, 37 पे हो सकते हैं, 39 पे हो सकते हैं, 40 पे भी हो सकते हैं। सो वोकैब में आपका टारगेट होना चाहिए कि हमने 10+ जाना है एटलीस्ट 20 में से। तो पहली चीज़ इस्टेब्लिश होगी वर्किंग ऑन 2 पेपर्स, और पेपर बी के टारगेट्स भी आपको पता चल गए कि वो किस तरह करना है। ऐसे का मैंने आपको बता दिया कि टॉपिक आपने पास पेपर से वैसे चूज़ कर लेना है, उसके अकॉर्डिंगली पढ़ना शुरू कर देना है। अपना मटेरियल आपने इंटरनेट से लेना है, किसी बुक से लेना है, किसी स्पेसिफिकली एसेज पे लिखी गई बुक से लेना है। कोई नोट्स आपको किसी फ्रेंड का कोई लिखा हुआ ऐसे मिल जाता है, किसी ने फेसबुक पे कोई ऐसे अटैम्प्ट किया था, इन सारे को यूट्यूब पे आपको लेक्चर मिल जाता है। कोई पाकिस्तानी टीचर है उसने किसी पास पेपर्स के टॉपिक पे यूट्यूब में लेक्चर दिया है। तो ये सारे सोर्सेज से आप बेसिकली रिसर्च कर रहे होते हैं। 2 दिन लगें, 3 दिन लगें, 4 दिन लगें, एक बेहतरीन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि एक वीक में स्टूडेंट को अच्छी तरह रीडिंग करके 2 आउटलाइंस ज़रूर लिखनी चाहिए। और अगर आप लोग पढ़ के लिख रहे हैं तो फिर अगर आप टोटल 2 से 3 थीम्स भी CSS के लिए प्रिपेयर करके चले गए हैं तो आपको पेपर आपका मिल जाएगा। फिर हमने टारगेट्स भी बात कर ली कि इसको आप या साथ साथ मैनेज करेंगे या वीकली बेसिस पे मैनेज करेंगे। सबसे बेहतर ये शुरू में साथ साथ मैनेज करें और उसके बाद एंड पे ले जाएं। फिर आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मटेरियल कलेक्शन।
what according to you is the best source for material collection? रिसर्च पेपर्स और कुछ जर्नल्स, वर्ल्ड टाइम्स, विकीपीडिया, बिल्कुल ठीक, सारे अच्छे हैं। और आर्टिकल्स, थिंक टैंक्स, बुक्स, ओके ओके। मटेरियल कलेक्शन में हम एक तो मैं ये कहूँगा कि जो वर्ल्ड टाइम्स का मैगज़ीन है JWT, दैट इज़ अ वेरी गुड मैगज़ीन। बिल्कुल इस पर्सपेक्टिव से नहीं कि उसमें कोई बहुत दुनिया की क्वालिटी की चीज़ें लिखी हैं, बट हाउ डू दे राइट आर्टिकल्स। वर्ल्ड टाइम्स में करते क्या हैं लोग, या किसी भी मैगज़ीन में जो लोगों की नॉर्मल प्रैक्टिस होती है वो होती क्या है। लेट्स सपोज मैंने एक आर्टिकल लिखना है पाक ईरान रिलेशंस पे, या पाकिस्तान का फॉरेन पॉलिसी रिस्पांस टूवर्ड्स द इश्यूज ऑफ मिडल ईस्ट, इस पे मैंने एक आर्टिकल लिखना है। मैं क्या करूँगा, मैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून उठाऊँगा, डॉन उठाऊँगा, दी न्यूज़ उठाऊँगा, ऑब्जर्वर उठाऊँगा, दी नेशन उठाऊँगा, इकोनॉमिस्ट उठाऊँगा, अल जज़ीरा उठाऊँगा, और कहीं से मुझे फॉरेन अफेयर्स देख लूँगा, इकोनॉमिस्ट देख लूँगा। ये कुछ अच्छे 5-7 न्यूज़पेपर्स और कुछ अच्छे जो है वो चैनल्स या कोई अच्छी वीडियोज़, आजकल तो आपको बड़ी शॉर्ट वीडियोज़ में बड़ा क्रिस्प सी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है। सो व्हाट आई वुड डू इज़ आई वुड रीड द वर्क ऑफ अदर्स एंड देन मिक्स इट एंड राइट अ गुड आर्टिकल। तो इस वजह से वो तमाम लोग जो अपने आप को न्यूज़पेपर में हदीस समझ के घुसाते हैं, यहाँ पे टीचर्स के व्यूज़ डिफ़र करते हैं, आई रिस्पेक्ट ऑल ऑफ देम, और यहाँ पे आपकी अपनी चॉइस है कि आप अपने लिए क्या पसंद करते हैं। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू वो ये है कि न्यूज़पेपर्स में रिसर्च बहुत मुश्किल है। न्यूज़पेपर से रिसर्च करना, वहाँ पे जो डिटेल्स हैं किसी चीज़ की वो बहुत स्कैटर्ड मैनर में है। लेट्स सपोज आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, तो आज एक आर्टिकल आया पाकिस्तान की जोग्राफिकल इंपॉर्टेंस के बाद, उसके बाद हो सकता है पूरा साल आए ही ना। हो सकता है आज एक आर्टिकल आया वाटर क्राइसिस पे, फिर हो सकता है पूरा साल आए ही ना। तो स्टूडेंट ने जब किसी चीज़ को तैयार करना है तो वो इस तरह नहीं कर सकता कि आज एक टुकड़ा उसने यहाँ से कुछ उठाया, एक कोटेशन यहाँ से उठा ली, एक जो है वो हेडिंग यहाँ से उठा ली, एक कोई पर्सपेक्टिव यहाँ से उठा लिया। आप लोगों के लिए नोट्स मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ द मोस्ट हरकुलियन टास्क इन ओवरऑल प्रिपरेशन। पूरे अगर साल की हम ब्रेक डाउन करें तो ये वो फेज़ है नोट्स मेकिंग की जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा तैयारी से भागते हैं, जिसमें बच्चों को प्यार मोहब्बत होता है, जिसमें बच्चे जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, जिसमें पता नहीं क्या कुछ होता है और कोई बहुत सी सेकंड थॉट्स आती हैं। नोट्स मेकिंग में जो सलामत रह जाए, चाहे वो 5 मंथ्स लगें, 6 मंथ्स लगें, 4 मंथ्स लगें और 7 मंथ्स लगें, नोट्स मेकिंग का टास्क जो स्टूडेंट अचीव कर लेता है उसके बाद बाकी उसके लिए सिवाय इंग्लिश के कुछ भी नहीं रह जाता। क्योंकि एक दफ़ा आपने नोट्स बना लिए हैं तो व्हाट यू वुड बी डूइंग इज़ रिवीजन ऑफ दोज नोट्स फॉर द रेस्ट ऑफ द मंथ्स, जितना भी आपको टाइम मिले। और एक महीने में बनाए गए नोट्स 1 हफ्ते में भी रिवाइज़ हो सकते हैं, 4 दिन में भी रिवाइज़ हो सकते हैं, 2 दिन में भी रिवाइज़ हो सकते हैं, 1 दिन में भी रिवाइज़ हो सकते हैं, आधे घंटे में भी रिवाइज़ हो सकते हैं, अगर आपने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए। अब न्यूज़पेपर का मसला ये है कि आपको फिर अपने जो भी फॉर एग्जांपल आपको करंट अफेयर्स, पाक अफेयर्स और ऐसे का मटेरियल चाहिए न्यूज़पेपर से, आपको ऑलरेडी पोर्शंस बनाने पड़ेंगे। आपको अपने रजिस्टर या नोट्स में बनाना पड़ेगा कि ये मेरा इकॉनमी का पोर्शन है। अब इकॉनमी के रिलेटेड आपने कुछ टॉपिक्स डिसाइड करने कि इकॉनमी पे मैंने किन टॉपिक्स पे काम करना है। लेट्स सपोज आपने काम करना है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान। जिस दिन आप खुशकिस्मत हुए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे कोई आर्टिकल आया या कोई संडेज़ में कोई आया, हर संडे में जो इकॉनमी का ज़रा बेहतर वहाँ पे पोर्शन होता है, वहाँ से आप चीज़ें उठाएंगे और वहाँ पे अपडेट करते जाएंगे और ये अपडेट करते रहेंगे एंड यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। और नोट्स बनाते हुए सबसे अच्छी जो अप्रोच होती है वो ये होती है कि आप एक सवाल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद अपने सारे सोर्सेज सेट करते हैं कि यहाँ ये मेरे को 3-4 यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, मेरे को 4-5 आर्टिकल्स हैं,
चैट जीपीटी है, कोई पाकिस्तानी एक बुक है, एक फॉरेन ऑथर्स की बुक है। आप कोशिश करते हैं कि ये सारे सोर्सेज इकट्ठे करते हैं, यू वर्क ऑन देम साइमल्टेनियसली। लेट्स सपोज मैं जितने भी मेरे इंटरनेट के सोर्सेज हैं, मैंने कुछ 4 लेक्चर्स लेने हैं, कुछ 4 आर्टिकल्स पढ़ने हैं, सबसे पहले तो मैं वहाँ से चीज़ें निकाल के लेक्चर्स से आई वुड बी राइटिंग दैम ऑन अ रफ पेज। अब वो मेरे सामने एक फ़िज़िकल रिसोर्स की तरह आ गया। अब मैं अपने सामने बुक्स निकालूंगा, फिर मैं देखूंगा नोट्स मेकिंग के दौरान हेडिंग्स मुझे कहाँ से अच्छी मिल रही हैं, मुझे वेल रिसर्च्ड स्पेसिफिक टू पाकिस्तान जो है कौन सा कंटेंट मिल रहा है, कोटेशंस मुझे कहाँ से अच्छी मिल रही हैं, ओवरऑल हेडिंग्स की डिटेल कितनी ज़्यादा कहाँ पे मिल रही है, कौन सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहा है मुझे किसी चीज़ पे, कौन सा पर्सपेक्टिव मिल रहा है मुझे। लेट्स सपोज आई एम वर्किंग ऑन इंग्लिश ऐसे की एग्जांपल लें तो मैं कह देता हूँ कि जी मैं डेमोक्रेसी पे काम कर रहा हूँ और उसमें मुझे काम करना है इस चीज़ पे कि इस टाइम डेमोक्रेसी इज़ फेसिंग ग्लोबल डिक्लाइन। अब हो सकता है मुझे बुक्स में ये मतलब एक जो मैं नॉर्मल पाकिस्तान स्टडीज़ की या एसेस की बुक्स उठाऊँ उसमें मुझे ना मिले। तो जब आप मल्टीपल सोर्सेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि किस सोर्स में मुझे कोई नई बात मिल रही है, उसको मैंने कहाँ एडजस्ट करना है। तो नोट्स मेकिंग में आप लोग न्यूज़पेपर अगर यूज़ करेंगे तो बुरा सोर्स नहीं है, समटाइम्स उसमें बहुत अच्छी बातें आती हैं, मैं मना नहीं करूँगा, बट यू नीड कट एंड ड्राई डिटेल्स। आपको बने बनाए सवाल चाहिए। व्हेन एवर यू कैन ग्रैब एनी स्पेसिफिक सोर्स जिसमें बना बनाया मटेरियल, एटलीस्ट को एक सवाल तो आपको पूरा दिया गया है। अब ये CSS में ये CSS या PMS में शायद पिछले दिनों ऐसे भी आया है एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, ये ऐसे का क्वेश्चन है, बट ये आया ऐसे के पेपर में। तो अब मुझे बताएं एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें आपने अगर काम करना है आपको सबसे पहले चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर की ब्रेकडाउन। ये अब हम ऐसे के लिए इमेजिन कर लेते हैं क्योंकि ये पेपर आया भी ऐसे में है। सबसे पहले एग्रीकल्चर सेक्टर की ब्रेकडाउन, पाकिस्तान मिल्क प्रोडक्शन में कितना है, लाइफ स्टॉक में किस तरह है, हमारे पास मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं, वो उनकी टोटल यील्ड कितनी है, पाकिस्तान के पास कल्टीवेबल लैंड कितनी है, कहाँ कौन कौन से एरियाज़ में कौन कौन सी फसलें पैदा होती हैं, हम किस जो है वो हम कौन कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं। सो देयर आर काउंटलेस थिंग्स जो सबसे पहले तो आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में तैयार करनी है। उसके बाद आप देखेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर के इश्यूज़ क्या हैं, फिर उनके कंप्रिहेंसिवली वे फॉरवर्ड देखेंगे। इश्यूज़ में आपको एटलीस्ट कोई 8 से 10 मेजर इश्यूज़ पता होने चाहिए। इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर के एटलीस्ट कोई 10-12 पॉइंट्स का वे फॉरवर्ड तो आपके पास बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। अब मुझे बताएं कौन सा अखबार आपको इस तरह कंटेंट देगा। सो न्यूज़पेपर को आप अंधाधुंध नहीं यूज़ कर सकते कि न्यूज़पेपर जो कुछ आपको फीड कर रहा है बस आप वही आपका सारा करंट अफेयर्स है, वही आपका सारा ऐसे, वही आपका सारा पाकिस्तान अफेयर्स है। आप इसके साथ एक मैगज़ीन ज़रूर यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो इकोनॉमिस्ट यूज़ कर लें, वो फॉरेन अफेयर्स यूज़ कर लें, वो वर्ल्ड टाइम्स यूज़ कर लें। हाँ, वर्ल्ड टाइम्स की चलो या एक दो और मैगज़ीन्स हैं पाकिस्तान में, उनकी अच्छी बात यह है कि एक महीने के हिसाब से को 20 to 30 आर्टिकल्स आते हैं। आप डेली का एक आर्टिकल पढ़ें, अपनी नेचर में वो ऑलमोस्ट एक कंप्लीट इशू होता है। एंड इन वर्ल्ड टाइम्स यू वुड बी गेटिंग डिफरेंट आर्टिकल्स रिलेटेड इवन टू योर ऑप्शनल्स। तो वहाँ से आप एक आर्टिकल पढ़ेंगे तो न्यूज़पेपर से वो फिर भी बेहतर है, उसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स भी प्रॉपर होंगे, प्रॉपर हेडिंग्स बनी होंगी। और आपने तो हेडिंग्स की शक्ल में पेपर लिखना है ना, आपने पेपर पाकिस्तान में बैठ के लिखना है। पाकिस्तान में लिखने के लिए आपको कुछ उसको मतलब एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में इंफॉर्मेशन चाहिए। अब आते हैं कि आपने जो मटेरियल कलेक्ट करना है स्पेसिफिक टू ऐसे, उसमें फिर आप क्या रिसोर्सेज यूज़ कर रहे होंगे। एक तो उसमें मैगजीन्स हो सकते हैं, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हो सकते हैं। अब आपकी अप्रोच है कि क्या यूज़ करते हैं। फॉरेन अफेयर्स की बात करें अगर, तो फॉरेन अफेयर्स में आपको समटाइम्स 1 या 2 या 3 इश्यूज़ बहुत कंप्रिहेंसिवली मिल जाते हैं। वहाँ पे आर्टिकल का साइज़ क्या होता है, 60 पेजेस, 70 पेजेस, 80 पेजेस, 100 पेजेस। लेट्स सपोज आपने AI पे एक आर्टिकल पढ़ लिया, वो फिर एक आर्टिकल आपको काफ़ी हो जाएगा, मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा। सो सेलेक्टिवली
यू कैन स्टडी फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन। फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन वो मैगज़ीन है जिसमें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन नामी ऐसे लिखा गया था, इतना बड़ा सैमुअल हंटिंगटन का। आपके जितने डिप्लोमेट्स हैं वो फॉरेन अफेयर्स मैगज़ीन पढ़ते हैं, उनकी हैबिट है कि उनकी लैंग्वेज बहुत कमाल की है फॉरेन अफेयर्स की। इस तरह इकोनॉमिस्ट बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स से भरा हुआ और वेल रिसर्च्ड है, लेकिन उसमें मटेरियल बहुत कम है आपके रिलेटेड। जिस बच्चे का आईआर नहीं है उसको फिर इन मैगज़ीन्स की तरफ नहीं जाना चाहिए। जिसका आईआर है वो इनको बेशक रेगुलर पढ़े अलॉन्ग विद वर्ल्ड टाइम्स। आप लोग इनको सेलेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद स्टार्ट में चूँकि बच्चे को चाहिए होता है बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ी थोड़ी चंक्स में इंफॉर्मेशन आपको काम नहीं आती। सो शुरू में ये अप्रोच बहुत अच्छी रहेगी मटेरियल कलेक्शन में कि आप लोग अगर आर्टिकल्स पढ़ें, रिसर्च पेपर्स पढ़ें। रिसर्च पेपर्स में आपको NDU, मार्गला पेपर्स, ISSI, इप्री पेपर्स, ये तो है, यूँ समझ लें कि पाकिस्तान का ब्रेन, पाकिस्तान के पास जो कुछ थोड़े बहुत थिंक टैंक्स हैं उनके अकॉर्डिंग या कोई अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बेहतरीन जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, वो इनमें ही लिखे जाते हैं। ये आपको ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं। ये NDU पेपर्स, मार्गला पेपर्स, सब कुछ आपको मतलब फ्री में अवेलेबल होता है इंटरनेट पे। यहाँ से समटाइम्स आपके पक्के सवाल आते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में, करंट अफेयर्स में, ऐसे के लिए ये बहुत अच्छा रिसोर्स बन सकते हैं। और रैंडमली, ये आपको मुझसे बेहतर पता है कि आप कोई भी टॉपिक लिखें उसके एंड पे लिखें PDF, तो आपको रिसर्च पेपर्स डिस्प्ले होंगे सेलेक्टिवली। रिसर्च पेपर्स समटाइम 110% रेलेवेंट मिल जाते हैं आपको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड। समटाइम्स उसका बहुत एक थोड़ा सा पोर्शन होता है जो आपके काम का होता है। सो स्किमिंग आपको आनी चाहिए कि कैसे क्विकली आपने पढ़ना है रिसर्च पेपर्स। इनके अलावा अगर आप एक और सोर्स देखें, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद, कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद। ये एक पब्लिशर हैं जो करते क्या हैं कि 4 महीने बाद एक बुक पब्लिश करते हैं और उसमें सिर्फ रिसर्च पेपर्स होते हैं। और उन रिसर्च पेपर्स में ये जो मैंने सोर्सेज लिखे हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, इधर उधर कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कुछ जो अच्छी हमारी पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखे जाते हैं, कुछ वहाँ के जो प्रोफेसर्स लिखते हैं, कुछ थीसिस, वो सारे उठा के ये भाईजान एक जगह पे एक बुक की शक्ल में जमा कर देते हैं। एक क्वार्टरली बुक है, 4 मंथ्स बाद अवेलेबल होती है और इसमें कुछ रिसर्च पेपर्स वाकई बहुत अच्छे होते हैं। सो अगर आप इन सारे सोर्सेज पे नहीं जाना चाहते और आप एक ही सोर्स यूज़ करना चाहते हैं, वो फिर है कंटेम्प्रेरी अफेयर्स बाय इम्तियाज़ शाहिद। इसमें आपको ये सारे रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। उसके बाद 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी। 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी आप लोग यूँ समझें कि ये एक 21 एसेज हैं। इप्री, यस इप्री जी, बिल्कुल। पाइड की रिसर्चेज बहुत अच्छी हैं। अगर आप ओवरऑल देखें पाकिस्तान में कि पाकिस्तान स्पेसिफ़िक, अगर कोई पाकिस्तान की तकदीर बदलना चाहता है कोई इदारा, और जहाँ पे बहुत ही कमाल की रिसर्च होती है पाकिस्तान के इश्यूज़ पे, तो वो पाइड है। वो अलग बात है कि आपके पॉलिसी मेकर्स उनको बिल्कुल घास नहीं डालते, और इस वजह से आप लोग, अल्लाह करे आप लोग CSS आपका पास हो, आप लोग फिर ट्रेनिंग के दौरान पाइड का विज़िट भी करेंगे एंड दे हेट यू। वो आपकी मतलब उनका मूड ख़राब हो जाता है आपके चेहरे देख के। जो नया यंग ब्लड सेलेक्ट होके आता है ना, वो मतलब देख के उनको गुस्सा आ जाता है। तो बहरहाल पाइड की रिसर्चेज बहुत क्वालिटी की हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। 21 लेसन्स फॉर 21st सेंचुरी 21 एसेज हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं इस बुक को। उसके अलावा मतलब बुक्स हैं मार्केट में, जैसे सर नासिर जमाल की है। एंड पे बुक्स के बारे में मैं जनरली कुछ कमेंट्स करूँगा। फॉर द मोमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर आप बिल्कुल सादा तरीन ज़बान में
in very simple and plain language. If you want to construct an essay, then this book is for you. इन्होंने बड़ा सादा, बड़ा सिंपल, बड़ा मुख्तसर एक मुनासिब बच्चे को एक स्ट्रक्चर दे दिया कि चलो उसको गवर्नेंस पे ऐसे लिख रहा है बच्चा, तो उसको चलो कोई 5-7 इश्यूज़ गवर्नेंस के क्या हैं, पाकिस्तान के वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, गुड गवर्नेंस के फ़ीचर्स क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक से, मतलब इसमें कोई आपको अराउंड 40-50 मेरे ख्याल से एसेस मिल जाएंगे। इसी तरह मुरीद जसरा साहब की बुक है, यू कैन यूज़ दैट। मुरीद हुसैन जसरा साहब की बुक है, ऐसे राइटिंग पे आप ये यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आपके पास है, फिर आ जाते हैं अंग्रेज़ी ज़बान के बाबे, एंड दोज आर विल ड्यूरेंट एंड बर्ट्रैंड रसल। फॉलन लीव्स एक मैंने कहा था बुक, ये विल ड्यूरेंट की है। उसके अलावा कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस है, ये बर्ट्रैंड रसल की कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस। लेसन्स ऑफ हिस्ट्री है, ये बहुत वंडरफुल बुक है। बेसिकली ये भी वीडियो रेंट की है। मुरीद हुसैन जसरा, तो ये जो लेसन्स ऑफ हिस्ट्री है, ये कोई वीडियो रेंट साहब ने अराउंड 20 वॉल्यूम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री लिखी थी। मतलब दुनिया के बहुत बाकमाल हिस्टोरियंस में से हैं विल ड्यूरेंट। 20 जो है वो जिल्दों में इन्होंने एक बुक लिखी, और उस फिर वो जो 20 जिल्दें थीं उनको फिर ब्रीफ करके उन्होंने सिर्फ एक बुक लिखी, और बहुत छोटी सी बड़ी बारीक सी बुक है, दैट इज़ लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। व्हाट ही गॉट फ्रॉम ऑल व्हाट ही स्टडीड एंड रोट इन ए वेरी बिग कंपेंडियम, उनको फिर उन्होंने रिड्यूस किया। बहुत छोटी किताब है जिसका उन्होंने नाम रखा लेसन्स ऑफ हिस्ट्री। सो गवर्नेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फ्रीडम, पॉलिटिकल सिस्टम, ह्यूमन माइंड, इंडिविजुअलिज्म, पॉलिटिकल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चंस, आईआर के कुछ क्वेश्चंस, इंसान की जो पर्सनल लाइफ है इसके बारे में बहुत सी चीज़ें, रिलीजन क्या है, सोसाइटी, कल्चर। सो टॉपिक्स एज डाइवर्स एज दीज कैन बी फाउंड इन दिस बुक। इसी तरह आप अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करें तो अब आपके मसलन जो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। सर ये कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस किसकी बुक है? कंक्वेस्ट ऑफ हैप्पीनेस रसल की है, विलियम रसल की, बर्ट्रैंड रसल की, सॉरी। तो उसके बाद आता है मलिया लोधी साहिबा की मैं बुक लिख रहा था। अब इसमें ये करती क्या है, इस बुक में भी पाकिस्तान के जो कह लें ब्रेन्स हैं उनके आर्टिकल्स यहाँ पे जमा हुए हैं। यहाँ पे आपको कोई इशरत साहब का कोई एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर के, उनका जो बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी है उनके जो हैं वीसी हैं उनका कोई आर्टिकल, और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट्स हैं, हिस्टोरियंस हैं, अच्छे आर्टिकल्स यहाँ पे मिलेंगे जो कि असल में आपके एड्रेस कर रहे होंगे पाकिस्तान स्पेसिफिक इश्यूज़। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में क्या मसला है, पॉलिटिकल कल्चर के क्या इश्यूज़ हैं, गवर्नेंस के क्या इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान अपने जो की रिलेशंस है यूएस के साथ, चाइना के साथ, मिडल ईस्ट के साथ, वो कैसे मैनेज कर सकता है। सो मलिया लोधी साहिबा की जो लेटेस्ट बुक आई है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा है जावेद अहमद साहब की एक बुक है द वर्ल्ड इन डिसऑर्डर, द वर्ल्ड इन डिसऑर्डर। बेसिकली इस बुक में भी उन्होंने क्या किया है कि पाकिस्तान के कोई मतलब को 10-15 सबसे बड़े इश्यूज़, उनको पाकिस्तान उनको कैसे नेविगेट कर सकता है, सोल्यूशन ओरिएंटेड बुक है ये। तो ये बहुत अच्छी बुक है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह गवर्निंग द अनगवर्नेबल्स,
इशरत हुसैन साहब की ये जो बुक है गवर्निंग द अनगवर्नेबल्स, मतलब गवर्नेंस ऑन पाकिस्तान, असल में गवर्नेंस में फिर इन्होंने नीचे तो सब कुछ ही डिस्कस किया हुआ है, इकॉनमी के बहुत सीरियस इश्यूज डिस्कस किए हुए हैं, मतलब ये भी पाकिस्तान में व्हाट वेंट रॉन्ग विद द गवर्नेंस, विद द इकॉनमी, विद द सोसाइटी, इन सिविल मिलिट्री रिलेशंस, इन प्रोविंशियल रिलेशंस, इन ब्यूरोक्रेसी, इन जुडिशरी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। उसके बाद फिर है मिशोनी साहब की बुक है सोशियोलॉजी की। अब ये किताब आपको इंतहाई खूबसूरत लेसन्स देती है, जियो पॉलिटिक्स पे बात करेगी, सोसाइटी पे बात करेगी, कल्चर पे बात करेगी, या जो आपका मतलब पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाएगा बहुत सारी चीज़ों को लेके। तो ये अब वो बुक्स हैं जो आपके आहिस्ता आहिस्ता आइडियाज़ बिल्ड करती हैं। इसी तरह आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बेशक किसी बच्चे का आईआर नहीं है तो ये एक ऐसी किताब है जिसमें आपको इंटरनेशनल, आप ग्लोबल पॉलिटिक्स तो हर बच्चे का सब्जेक्ट है ना जो कि सीएसएस कर रहा है, सो सीएसएस जो भी कर रहा है ग्लोबल पॉलिटिक्स तो हर बच्चे का सब्जेक्ट है। ग्लोबल पॉलिटिक्स का, वर्ल्ड हिस्ट्री का, ऑल ऑफ यू आर एक्सपेक्टेड टू नो दिस। तो आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ये किताब बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल रिलेशंस आपको पता चलेंगे। अब लेट्स सपोज आप कोई बच्चा ग्लोबलाइजेशन पे काम कर रहा है और वो या वॉर पे काम कर रहा है या इंटरनेशनल रिलेशंस, जैसे ये आया था देयर आर नो परमानेंट फ्रेंडशिप्स, अभी रिसेंटली आया है कि परमानेंट फ्रेंडशिप्स नहीं है इंटरनेशनल रिलेशंस में। सो इस तरह की बुक्स तो आपको इतना इक्विप कर देंगी, आपके बैक ऑफ द माइंड बहुत कुछ चल रहा होगा। इस टाइम यूएनओ कैसे फंक्शन कर रही है, जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस को कौन सी चीज़ें गवर्न कर रही हैं, कंट्रीज़ किस तरह एक दूसरे से फॉरेन पॉलिसी बिल्ड करते हैं, फॉरेन पॉलिसी के एक्चुअली डिटर्मिनेंट्स होते क्या हैं, क्या ये जो सारी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ये वेल्ड हो रही होगी इन दी फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल इश्यूज़, उनके साथ मिक्स हो रही होगी। वो आपको वर्ल्ड वार 1 है, वर्ल्ड वार 2 है, फ्रेंच रेवोल्यूशन है और जो बाद की हिस्ट्री के जो इवेंट्स हैं उनके साथ ये थ्योरी और प्रैक्टिस को चला रहा होगा और थ्योरी के ज़रिए जो कुछ प्रैक्टिकली हो रहा है उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। सो यहाँ से बुक था ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बल्कि सॉरी, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस। ये बुक है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहता इतनी मोटी किताब है, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप लोग एक रात को बैठे और सुबह तक इसको हिफ्ज़ कर लें। सेलेक्टिवली यू कैन गो थ्रू दिस बुक। उसके बाद आता है हज़रत मोहतरमा चैट जीपीटी शरीफ। अब क्यों ज़रूरी है कि आप इन सारे रिसोर्सेज का यूज़ करें? समटाइम्स बच्चा बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल ढूंढ ही नहीं पा रहा होता, समटाइम्स उसको मटेरियल मिल रहा है लेकिन मतलब उसको पॉइंट्स नहीं बनाना आ रहा है, तो उसको थोड़ी बहुत हेल्प चाहिए कि उसको कोई बने बनाए पॉइंट्स मिल जाएं जो कि ये इंतहाई घटिया किस्म के, और समटाइम्स बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको चैट जीपीटी देती है। इसके कुछ इश्यूज़ हैं, जेनेरिक कंटेंट होता है इधर उधर की, मतलब इसकी ऑथेंटिसिटी के बिल्कुल वो इश्यूज़ हैं। और सबसे बड़ी बात लैंग्वेज फिर अगेन इतनी मैकेनिकल होगी कि एग्जामिनर को फ़ौरन पता चलेगा कि ये किसी बच्चे का लिखा हुआ है या चैट जीपीटी का मटेरियल है, लेकिन इसको आप यूज़ ज़रूर करेंगे, ये भी आपका एक रिसोर्स। अब मैंने आपको इतने सोर्सेज बताए हैं जो कि मतलब इसमें हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वो तमाम बच्चे जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स को पसंद करते हैं, जिनको नहीं, चैट आपके पास इतने और सोर्सेज हैं जो सही, फिर आप चैट जीपीटी का अल्टरनेटिव क्या, और वो फिर आप लोग अब ज़्यादा अपडेटेड हैं वो ढूंढें चैट जीपीटी का जो है वो अल्टरनेटिव क्या है। असल में आपको अगर कोई 5-7 चीज़ें मिल जाए ना चैट जीपीटी से, कोई चंद आइडियाज़ मिल जाएँ तो ये भी बहुत है, उनके रेफरेंस से फिर आप चीज़ों को। और एक और बड़ी एक सेफ प्रैक्टिस है कि चैट जीपीटी जिन चीज़ों से मटेरियल उठाती है, चैट जीपीटी को अगर आपने कमांड दी है तो उसने ये करना है कि स्टार्ट में उसको जल्दी जल्दी जो मटेरियल नज़र आया उसने उठा के वो पेस्ट कर देना है। जिन रिसोर्सेज को चैट जीपीटी खुद रीड कर रही है, आप उन आर्टिकल्स के लिंक्स ले सकते हैं चैट जीपीटी से, और फिर वहाँ से आप पढ़ के ज़्यादा अच्छे से मटेरियल जनरेट कर सकते हैं। एक अप्रोच ये भी हो सकती है। इसके यूज़ पे मैं आगे आऊँगा कि चैट जीपीटी आप यूज़ कैसे करेंगे। समटाइम्स ऐसा होगा कि
कुछ इश्यूज ऐसे होंगे कि जो अभी ऑन गोइंग होंगे और न्यूज़पेपर्स में भी उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा कंटेंट, यानी जिस तरह एक स्टूडेंट को तो एक बना बनाया सवाल चाहिए ना, उस तरह क्वेश्चन की फॉर्म में कभी कोई न्यूज़पेपर आर्टिकल लिख रहा होगा, कहीं पे किसी मतलब कोई थोड़ी बहुत आपको मिल जाएगी, कोई किसी लेक्चर में डिटेल्स मिल जाएंगी, किसी आपका प्रिंसिपली जो सोर्स होगा वो तो होंगे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, क्योंकि बाकी बुक्स वगैरह तो लिखने में टाइम लगता है, कोई इशू अगर बिल्कुल रिसेंटली इमर्ज होता है, जिस वजह से फिर हमें मजबूरी होती है कि हम न्यूज़पेपर्स की तरफ जाएं। ऐसी सिचुएशन में समटाइम्स आपको यूट्यूब पे ऐसी कुछ ये ऑनलाइन मीटिंग्स अपलोडेड मिल जाती हैं लेक्चर की शक्ल में, कि जो कि फिर सबसे अच्छा आपका सोर्स बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तब अफ़गानिस्तान में तालिबान ने टेक ओवर अभी किया नहीं था, द वॉर वाज कंटिन्यूइंग एंड दे वर नॉट इन पावर, एंड एट दैट स्पेसिफिक मोमेंट देयर वर लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन द डिप्लोमेटिक सर्कल्स ऑफ द वर्ल्ड कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान। और उस टाइम कुछ ऐसे डिप्लोमेट्स जो अफ़गानिस्तान में सर्व करके गए, और स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल्स और कुछ डिप्लोमेट्स, इनकी आपस में जूम की मीटिंग्स हुई थी और 2-2, 3-3, 4-4 घंटे की वीडियोस पड़ी हुई थी इस मौजू पे, बड़ी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन थी कि व्हाट वुड बी द फ्यूचर ऑफ अफ़गानिस्तान। सो समटाइम्स आपको यूट्यूब आपके लिए बड़ा क्रूशल सोर्स बन जाता है। नाउ आई विल कंक्लूड ऑन ऑल ऑफ दीज सोर्सेज। कोई भी बुक ऑफ ऐसे राइटिंग जो स्पेसिफिकली एसेस के ऊपर लिखी गई है, उसकी ना आउटलाइन, ना उसकी आउटलाइन का स्ट्रक्चर, ना उसके पैराग्राफ, ना उसकी लैंग्वेज आपके लिए स्टैंडर्ड होगी। आप लोग अगर पास पेपर्स, एक बुक में आपको और भी लिखवा दूं, ये बहुत अच्छी बुक है, ऑथेंटिक एसेस बाय कारवान, ऑथेंटिक एसेस बाय कारवान, और इसके राइटर हैं अमर शाकिर। पहले पीएमएस ऑफिसर थे और फिर इनका सीएसएस हुआ था। सो ही इज़, इनके पास दोनों एक्सपीरियंसेस हैं, पीएमएस भी इनका क्वालिफाई है और ये सीएसपी भी हैं। मार्केट में अवेलेबल बुक्स में अब तक जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को रिकमेंड की है, मैंने ये बुक की है हेल्प लेने के लिए। मैं मसलन इसमें कोई अराउंड 80 टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, पास्ट पेपर्स के बहुत अच्छे ऐसे जिसमें अटैम्प्ट हुए हैं। इसमें भी समटाइम्स आउटलाइन इतनी ब्रोकन है, मतलब पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आउटलाइन यहाँ पे बहुत ख़राब भी कुछ बनी हुई हैं। तो पॉइंट ये है कि ये सारे सोर्सेज, चाहे आप जो मर्ज़ी बुक ले लें ऐसे राइटिंग की, आप वहाँ से सिर्फ मटेरियल लेने के लिए उसको यूज़ करेंगे, कुछ आइडियाज़ लेने के लिए उसको यूज़ करेंगे, कुछ आपको अगर वहाँ से अच्छी कोई कोटेशंस मिल जाती हैं तो इसलिए यूज़ करेंगे, एंड समटाइम्स उसके कोई पैराग्राफ पढ़ के आप ये देख रहे होंगे कि अब मुझे समझ नहीं आ रही थी कि एआई ने कैसे ह्यूमन की क्रिएटिविटी को जो है वो कम्प्लीमेंट किया है या उसको डिस्टॉर्ट किया है, उसको शटर्ड किया है, उसको डिस्टर्ब किया है। तो क्यों ना इसके ऊपर किसी ने जो लिखा हुआ है वो देखूं, तो फ़लाँ सर ने या फ़लाँ बंदे ने इसी बात को किस तरह एक्सप्लेन किया है। सो आप अंडरस्टैंड करने के लिए कि यार इस पे किस तरह एक कहानी चलाई जा सकती है, एक स्टोरी किस तरह चलाई जा सकती है, पैराग्राफ भी इस नीयत से पढ़ेंगे। हाँ, पॉइंट्स आपको अगर यहाँ से मिलते हैं अच्छे, इस पॉइंट ऑफ व्यू से एआई जो है वो, या इसमें फॉर एग्जांपल ऐसे डेमोक्रेसी पे कुछ बहुत अच्छे हैं, ग्लोबलाइजेशन पे हैं, एआई पे हैं, हर तरह के थीम्स पे हैं, तो कोई बड़ा अच्छा टॉपिक आपको मिल जाता है तो उसको ज़रूर पढ़ें। बुक्स के बारे में एहतियात हो गई है, ना आउटलाइन, ना ऐसे का स्ट्रक्चर, ना ओवरऑल पैराग्राफ की लेंथ, ना लैंग्वेज जो यहाँ पे यूज़ हुई है आपके लिए कुछ भी आइडियल नहीं है। हाँ, मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से इन सोर्सेज को पढ़ें। पहला लेसन तो हो गया ये। दूसरा लेसन, समटाइम्स स्टूडेंट बाकी सारे टारगेट्स साथ मैनेज कर रहा होता है, साथ में एकेडमीज़ में टेस्ट सेशंस चल रहे होते हैं, रिवीजन अलग से मुसीबत होती है, पेपर भी की अलग चीज़ें होती हैं, ऐसे की अलग चीज़ें होते हैं, कोई एक आध लेक्चर चल रहा होता है, साल करीब आ रहा है, एग्ज़ाम्स करीब आ रहे हैं, स्टूडेंट थकता जा रहा है। उस टाइम में सबसे सेफ प्रैक्टिस ये है कि आप डायरेक्ट टारगेटेड रिसर्च करें, बहुत ज़्यादा अपने आप को ना फैलाएं। लेट्स सपोज मैंने काम करना था एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, काजेज इम्पैक्ट्स वे फॉरवर्ड।
इस टॉपिक पे मैंने काम करना है। मैं अगर 5 आर्टिकल्स निकालता हूँ, उन 5 आर्टिकल्स में पढ़ते पढ़ते मुझे फ़ौरन से मुझे एक पैराग्राफ मिला, एक पैराग्राफ में मेंशन हुए हैं जैसे कि पाकिस्तान के में जो एनर्जी क्राइसिस की काजेज़ हैं वो जो हैं, एक हमारे पास क्लाइमेट चेंज है, एक हमारे पास जो है वो वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, एक हमारे पास जी जो है वो हम अनसस्टेनेबल फ्यूल मिक्स यूज़ कर रहे हैं, हम जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज से फ्यूल जनरेट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास जो एनर्जी ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं, वो शैबी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास वीक पॉलिसीज़ हैं एनर्जी को लेके, करप्शन है, अकाउंटेबिलिटी के इश्यूज़ हैं। लेट्स सपोज ये बातें, इनकम्पिटेंट मैन जो है वो ह्यूमन रिसोर्स हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी न्यू यूज़ कर रहे हैं एनर्जी जनरेशन के लिए। ये हमारे पॉइंट्स हो सकता है ये एक पैराग्राफ में ये सारी बातें थी, तो मेरी रिसर्च फॉर द मोमेंट आउटलाइन बनाने के लिए काफ़ी होगी। आउटलाइन हमेशा इस तरह कंस्ट्रक्ट की जाती है किसी भी टॉपिक की। ये बहुत काम की बात बता रहा हूँ कि आपको अगर 2 आर्टिकल्स आपने पढ़े हैं, 2 आर्टिकल्स से आपको बस किसी ने सिर्फ उनका जिक्र किया था, एक्सप्लेन भी नहीं किया, सिर्फ लिखा था कि ये इश्यूज़ हैं, तो आपकी आउटलाइन तो बन गई ना, काजेज आपके तो रेडी हो गए। एक आर्टिकल्स हो सकता है मैं लिखता हूँ कि हाउ टू मैनेज द क्राइसिस ऑफ एनर्जी इन पाकिस्तान, तो अगर एक आर्टिकल से ही उससे चाहे उसको 1-2 लाइंस में एक्सप्लेन किया हुआ तो आउटलाइन तो मेरी बन गई, वहाँ से को मैं 6 पॉइंट्स वे फॉरवर्ड के उठा लेता हूँ। अब उसके बाद जब मेरे पास आउटलाइन बन गई है तो अब मैं पॉइंट टू पॉइंट रिसर्च करूँगा, वो मैं चाहे चैट जीपीटी से कर लूँ, चाहे मैं एक पैराग्राफ भी विकीपीडिया से भी पढ़ रहा हूँ चीज़ों पे, तो इतना भी मेरे लिए काफ़ी हो जाएगा। सो जब आप लोग थोड़ा अपनी तैयारी में मैच्योर हो जाएंगे, थोड़े से आपके आइडियाज़ बेहतर हो जाएंगे, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाएगी, तो तब आप इस मोड पे शिफ्ट कर सकते हैं कि आप थोड़ा पढ़ लें, बहुत सी चीज़ें आपको ऑलरेडी अब पता चल चुकी होंगी, एआई को तब आप यूज़ कर सकते हैं। और एंड नाउ आई वुड टॉक अबाउट द यूज़ ऑफ एआई। तो जब आप चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और कोई भी जेमिनी यूज़ करते हैं या कोई और चाइना का कोई यूज़ कर लेते हैं, या जैसे एक ऐप यहाँ पे इन्होंने मेंशन की वो यूज़ कर लेते हैं, उसमें प्रॉम्प्ट बड़ा मैटर करता है। प्रॉम्प्ट आप देंगे क्या? प्रॉम्प्ट में आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि मैं पाकिस्तान का स्टूडेंट हूँ। सबसे पहले तो वो थोड़ा सा स्कैन करेगा कि अच्छा पाकिस्तान का स्टूडेंट है, सो यहाँ पे रिसर्च वगैरह उस तरह से नहीं है, कुछ थोड़ी सी मैं इसको ना अच्छी ज़बान निकाल के दूँ क्योंकि यहाँ के लोग अच्छी लैंग्वेज से इम्प्रेस होते हैं। ओके, उसके बाद वो आपने उसको बताना है कि मैं कम्पेटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए मुझे ऐसे तैयार करना है, मुझे एफपीएससी के स्टैंडर्ड के मुताबिक 2500 से 3500 वर्ड्स का ऐसे चाहिए, मुझे एक प्रॉपर आउटलाइन चाहिए। और जब भी आप चैट जीपीटी को एक टॉपिक फीड करेंगे तो वो तड़ फायरिंग करेगी, आपको अपनी मर्ज़ी की कोई सी 3 हेडिंग्स बना के दे देगी, किसी में 4 पॉइंट्स होंगे, किसी में 7 पॉइंट्स होंगे, किसी में सिर्फ 2 पॉइंट्स होंगे। बहुत बेहतर ये होगा कि चैट जीपीटी को 3 मेन हेडिंग्स खुद बता दें कि जी मैंने अगर काम करना है, लेट्स सपोज मैंने काम करना है इस पे काम करना है कि एआई जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्स चली गई है, या विमेन इन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करना है, ग्लोबली बड़ी बात चल रही है इसकी कि मैंने काम इस पे करना है। तो अब आप सोचेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भला मुझे क्या चीज़ें चाहिए। विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे अगर मैंने ऐसे लिखना है तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है, फिर मुझे ये पता होना चाहिए कि इसके रास्ते की हर्डल्स क्या हैं, फिर मैं वे फॉरवर्ड लिखूँगा। या इम्पोर्टेंस के बजाय मैं ये कह दूँ कि नीड क्या है, क्यों विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को हमने प्रमोट करना है। तो ये 3 हेडिंग्स में मैंने रिसर्च करनी है। इतना एक मुझे समझदार होना चाहिए एज ए स्टूडेंट कि मुझे ये तो बताओ कि मैंने इस टॉपिक के रिलेटेड सर्च क्या करना है। और वो हम हमेशा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे होते हैं, और उसमें हम फिर ओवरऑल जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आर्टिकल्स है, जैसे अब अगर तो वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप है इम्पॉर्टेंट इशू, तो न्यूज़पेपर्स में आप लाजमी तौर पे देखेंगे कि इस पे आर्टिकल्स होंगे। मैं वर्ल्ड टाइम्स में लाजमी तौर पे इसमें मतलब वो भी एफपीएससी में बड़ा रूटेड हैं, तो उनको पता होता है कि एग्जामिनर की क्या अप्रोच है, कौन से इश्यूज़ पे इम्पॉर्टेंट है। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ टॉपिक्स आपको बताती है कि जो टॉपिक्स बहुत फ्रीक्वेंटली डिस्कस हो रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, डिफरेंट मैगजीन्स में, वो इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स सपोज इस तरह मैं अगर मुझे पता चला कि विमेन एंटरप्रेन्योरशिप इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, तो वो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी ये डायमेंशंस हैं जिन पे बात हो रही है।
तो अब मैं 3 हेडिंग्स अगर चैट जीपीटी को खुद फीड कर दूं और उसको बताऊं कि अंडर दीज 3 हेडिंग्स मुझे सभी में 8 पॉइंट्स चाहिए, 8 ही मुझे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स चाहिए, 8 ही मुझे चैलेंजेस चाहिए और 8 ही पॉइंट्स मुझे चाहिए वे फॉरवर्ड के, तो फिर आपको वो थोड़ा स्पेसिफिक कंटेंट देगी। मतलब आपके ज़ाहिर है प्रॉम्प्ट के हिसाब से डिपेंड करता है कि आप उससे निकलवा क्या रहे हैं। एंड यू वुड मेंशन कि जो लैंग्वेज है, हाउ कैन वी सेलेक्ट टॉपिक्स, आई विल हेल्प यू गाइज। मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स बता दूंगा और टॉपिक्स मैं यही तो बता रहा हूँ, टॉपिक तो आपको पता चलते हैं फ्रीक्वेंसी से कि आर्टिकल्स किन मौज़ूआत पे आ रहे हैं, वही आपके टॉपिक्स बनते हैं। जो करंट अफेयर्स से इश्यूज़ बन रहे हों, न्यूज़पेपर्स में चल रहे हों, मैगजीन्स पे चल रहे हों, मीडिया पे आ रहे हों, वो इश्यूज़ आपको बताते हैं। ऑटोमेटिकली स्टूडेंट जो एक स्टडी कर रहा होता है एक खाली करंट अफेयर्स से जो कनेक्टेड है, आपकी ओरिएंटेशन में करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंस पे बात हुई तो करंट अफेयर्स तो आपका आधा CSS है ना, करंट अफेयर्स से ही बहुत कुछ जा रहा होता है आपके बाकी तमाम सब्जेक्ट्स की तरफ। तो करंट अफेयर्स आपको खुद बताता है कि कौन से टॉपिक्स पे काम करना है। और फिर जब आप थीम वाइज काम करते हैं तो तब आप पास्ट पेपर्स आपके लिए बहुत बड़ा वो होते हैं, आप पास्ट पेपर से पता चलता है ना। और मैं अगर AI पे काम कर रहा हूँ और AI को मैं आज ये देख रहा हूँ कि AI एज ए टेक्नोलॉजी है क्या, नो डाउट मैं काम इस पे ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे ये बताना चाहिए कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल भी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो AI के उसने फ़ायदे और नुकसान पूछ लिए, AI को क्रिएटिविटी से रिलेट कर लिया, AI को गवर्नेंस से रिलेट कर लिया, क्लाइमेट चेंज से रिलेट कर लिया, नेशनल सिक्योरिटी से रिलेट कर लिया। अब तो अगर मैं एक मुनासिब नज़र रखता हूँ इंटरनेशनल इश्यूज़ पे, मुझे पता है कि डिस्कोर्स किसी भी मौजू के ऊपर चल क्या रहा है, जिसमें मैं चैट जीपीटी से अगेन हेल्प ले सकता हूँ कि जी मुझे बताएं AI पे ग्लोबली किन टॉपिक्स पे बात हो रही है। तो AI मुझे बता देगी कि जनाब, AI खुद बताएगी कि AI के रिलेटेड ये बातें चल रही हैं इस टाइम डिस्कशन। तो पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट से देखें तो फिर तो रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग ऑफ द वर्क फोर्स एंड द एज ऑफ AI ये इस टाइम का द मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक है कि AI आ गई है तो अब क्या करें, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग कैसे कर सकते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके रास्ते में चैलेंजेस क्या है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है, ये है मोस्ट रेलेवेंट टॉपिक। तो ये आप आहिस्ता आहिस्ता जब आप रीडिंग कर रहे होते हैं तो तब आपको पता चल जाता है इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या हैं। सेलेक्ट आप सबसे पहले तो पास्ट पेपर्स करेंगे ना, पास्ट पेपर्स के कुछ ऐसे, तो मसलन मैंने थीम वाइज अगर काम करना है और मैंने ग्लोबलाइजेशन पे काम करना है तो मुझे पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड मार्केट्स CSS 2022 में आया कि असल में इसका मतलब था इकनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। उसने सिंपल कहा इकनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, हम ही क्या लिखते हो, तो फ़ायदे लिखो, नुकसान लिखो, वे फॉरवर्ड लिख दो। ये 3 हेडर्स में ये काम हो सकता है, बात हो सकती है इस ऐसे पे। तो पास्ट पेपर सबसे तो पहले करेंगे ना। ग्लोबलाइजेशन पे कुछ तकरीबन कह लें कि मैं अपनी रिसेंट एक वीडियो में कहा था कि PMS पंजाब जो है वो बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी लेवल में CSS से कम नहीं है। उसकी रीज़न है कि PMS में समटाइम्स बहुत अच्छे कुछ जो है वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे में। अब ये ग्लोबलाइजेशन पे आज तक की कुछ वेरी जो फेवरेट, वेरी हॉट, वेरी रेलेवेंट जो डिस्कशन है वो एक ये है कि नेशनलिज्म और ग्लोबलाइजेशन को एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। तो PMS 17 का टॉपिक है, तो आप लोग ये करेंगे ना, ग्लोबलाइजेशन लर्निंग टू लिव टुगेदर पहले तो पास्ट पेपर्स करेंगे, उसके बाद फिर ये देखेंगे कि अब करंट कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आप करंट कॉन्टेक्स्ट पे अगर रिसर्च करेंगे, ये पता है नहीं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या, तो करंट कॉन्टेक्स्ट पे कैसे काम कर सकते हैं। अगर डेमोक्रेसी के फ़ायदे और नुकसान पता नहीं है तो ग्लोबल डिक्लाइन ऑफ डेमोक्रेसी लिखेंगे कैसे, उसमें नुकसान बताएंगे ना कि डेमोक्रेसी के ये नुकसान है। तो सबसे पहले तो अगर मैं रिसर्च कर रहा हूँ तो ये पास्ट पेपर्स में टॉपिक्स इतने एक हैं कि वो ऑटोमेटिकली जितना किसी चीज़ पे काम करना चाहिए बड़ी तरतीब से आपकी वो रिसर्च करवाएंगे। इस वजह से हम करेंगे क्या कि हम पहले एक थीम सेलेक्ट करेंगे, उसके फिर हम पीछे पड़ जाएंगे, और वो भले ही कोई बच्चा सिर्फ 2 थीम्स कर ले, आप इस एंगल से सिर्फ एक थीम पे भी काम कर लें। लेट्स सपोज मैंने अपना थीम सेलेक्ट कर लिया क्लाइमेट चेंज और अब उसको मैंने नहीं छोड़ा किसी एंगल से, तो मेरे बहुत फेयर चांसेस हैं कि मुझे मेरे काम का ऐसे मिल जाएगा, क्योंकि मैं अपडेटेड हूँ। मैंने शुरू किया उसकी हिस्ट्री से, मैंने उस पर पास्ट पेपर्स में जितने टॉपिक्स हैं उस पर काम किया, फिर मैं वर्ल्ड डिस्कोर्स में, वर्ल्ड लिटरेचर में जो भी डिबेट एनालिसिस चल रहा है किसी स्पेसिफिक इशू पे, अब क्लाइमेट चेंज की बात करें तो दुनिया में क्लाइमेट चेंज का जो है वो एक वो ये क्लाइमेट जस्टिस पे बात हो रही है और एक ग्रीन फाइनेंस पे बात हो रही है।
ये इस टाइम के मोस्ट रेलिवेंट टॉपिक्स हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स क्या हैं जी, परिंदे माइग्रेट कर जाते हैं, ग्लेशियर्स पिघल जाते हैं, दरिया चढ़ जाते हैं, हम ये काम कर रहे होते हैं। करेंगे ज़रूर ये भी, लेकिन हमें अल्टीमेट टारगेट अपना पता होना चाहिए। अगर मैं इस तरह क्लाइमेट चेंज को सिलेक्ट करके पास्ट से लेके अब की करंट रिक्वायरमेंट तक पेपर से कोई महीने मतलब 1 महीना पहले तक मुझे सब कुछ पता हो कि AI क्लाइमेट चेंज पे क्या हो रहा है, तो भले मैं इस एक थीम पे काम करके चला जाऊँ। बाकी एहतियात ये फिर होती है कि आप 2-3 थीम्स तो लाजमी करते हैं, 2-3 थीम्स को फिर आप हर एंगल से करते हैं। सो थीम जब हम सेलेक्ट करेंगे तो टॉपिक ऑटोमेटिकली पास्ट पेपर्स से हम करेंगे। तो ChatGPT को जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे होंगे तो उसमें आप FPSC का भी जिक्र करेंगे, उसको पता चल जाएगा कि FPSC कैसे राइटिंग के रूल्स क्या हैं। आउटलाइन लाजमी आप उससे लेंगे। 3 मेजर जो हेडिंग्स हैं, एटलीस्ट 3 मेजर हेडिंग्स आप ChatGPT को ख़ुद बताएंगे कि ये मुझे चाहिए। इसके साथ अब एक एहतियात और बहुत ज़रूरी है, और वो मैं सबसे पहले अपने पहले लेक्चर में आपको बताई थी कि ChatGPT की अंग्रेज़ी अस्तगफिरुल्लाह। तो अगर आप लोग इन जो आपको ChatGPT आउटलाइन बना के देती है उसको आप अपना रंग नहीं देते, अपनी वोकैब नहीं यूज़ करते, अपने वर्ड्स में उसको डिस्क्राइब नहीं करते, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी लैंग्वेज राइटिंग की स्किल्स बिल्कुल डेवलप नहीं होंगी। और ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि शुरू के कम अज़ कम कोई 4 महीने एटलीस्ट AI की जनरेट की गई आउटलाइन बिल्कुल आपने नहीं पढ़नी, वरना आप लोग राइटिंग बहुत मुश्किल से सीख पाएंगे। शुरू में आपकी फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आपको मटेरियल मिले, उसमें से पॉइंट्स आप खुद बनाएं। किसी चीज़ के आप कागज़ पढ़ रहे हैं, कोई आर्टिकल या कोई रिसर्च पेपर आपने निकाला है, तो इतने तो काबिल हो जाएं कि आपने कुछ 4 लाइंस पढ़ी हैं तो आप उसको एक पॉइंट में रिड्यूस भी नहीं कर सकते। हेडिंग्स बनाना अगर आप इस स्टेज में सीखेंगे नहीं तो फिर पेपर में भी आप 6-7 हेडिंग्स पे आपकी बस हो जाएगी, और आपके साथ ऐसे लोग होंगे जो 12-12, 15-15 हेडिंग्स में जवाब दे रहे होंगे क्वेश्चंस का। सो हेडिंग बनाना ये एक इतनी एसेंशियल प्रैक्टिस है कि जो कुछ असल में हेडिंग बनाना है क्या, कि आपने अगर 4, 5, 8 लाइंस पढ़ी, आर यू एबल टू reduce these 7 to 8 lines in the form of a heading, in the form of an idea in few words। कुछ सारे आइडिया को इन फ्यू वर्ड्स आप रिड्यूस कर सकते हैं। यही असल में प्रेसी की भी प्रैक्टिस है। तो शुरू में ChatGPT से एटलीस्ट आउटलाइन तो बिल्कुल जनरेट ना करवाएं। जब आपका ये लेवल हो गया कि आपकी राइटिंग कुछ बेहतर हो गई, उसके बाद फिर आप ये कर सकते हैं कि ChatGPT से आउटलाइन लें, लेकिन फिर भी उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करें इन ऑर्डर टू गिव ह्यूमन इनपुट। उसके बाद मैंने आपको मतलब हमारा इस पे राइट स्ट्रेटजी पे ये बात तकरीबन सारी बातें कंप्लीट हो गई हैं। हमने सोर्सेज पे बात की। राइट स्ट्रेटजी में हमने ये कहा कि हम दोनों पेपर्स पे काम करेंगे। हमने किस किस सोर्स को हमने किस किस तरह यूज़ करना है। कोई किताब है उसका हम फॉर एग्ज़ाम्पल मलिया लोधी का मैंने मेंशन किया, तो वहाँ पे सिर्फ रेलेवेंट चैप्टर्स आप काम कर रहे हैं एजुकेशन पे, वहाँ पे एजुकेशन सेक्टर का आर्टिकल मिलता है, ठीक है, वहाँ से पढ़ लें और उसको फिर रख दें। बाकी जैसे ये मेशोनी की मैंने किताब बताई है, या मैंने वर्ल्ड पॉलिटिक्स ट्रेंड्स एंड ट्रांसफॉर्मेशंस बताई हैं, जो ये बड़े सोर्सेज हैं। और फिर वो तमाम लोग जो एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स पढ़ते हैं उनके लिए फिर अगेन बुक्स और हैं। उनके लिए फिर वो जैसे पावर ऑफ नाउ है, हाउ टू टॉक टू पीपल एंड विन फ्रेंड्स है, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, इस तरह की मैंस सर्च फॉर मीनिंग्स है। बहुत सी बुक्स हैं, बहुत सी सेल्फ हेल्प, 5 AM क्लब है और काफ़ी सारी बुक्स हैं। सराउंडेड बाय इडियट्स जैसे ये किताब है, छोटी सी है, और सटल आउट ऑफ नॉट गिविंग, इस तरह की कुछ बुक्स हैं। अब ठीक है, टाइटल बुरा है लेकिन किताब बहुत अच्छी है। उसमें उसने बहुत मतलब फ़िलासफ़ी के बहुत सारे इश्यूज़ पे बात की है। तो अब ऐसी बुक्स भी हैं। तो तरीका ये है कि आपका ऐसी बुक्स जो आपको बिल्कुल फ़ौरन सपोर्ट नहीं कर रही लेकिन ओवरऑल आपकी रीडिंग बहुत इम्प्रूव कर रही हैं और कहीं ना कहीं आपको चीज़ें काम आ जाएंगी, वो ऐसी बुक्स के लिए आपकी रीडिंग टाइम होना चाहिए 1 घंटा। आप जनरली आप मतलब हर स्टूडेंट का ये दिल करता है। और ये एक बहुत बड़ा कह लें कि जो लोग पहले CSS में आने से पहले रीडर नहीं है ना, वो अगर यहाँ पे चाहें भी तो उस तरह से रीडर बन नहीं सकते अगर वो सिर्फ ये सोचते रहें कि बुक्स पढ़नी है। उसका बेहतरीन तरीका यही है, बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर दैट कैन बी इनकॉर्पोरेटिंग एनी वन बुक इन योर डेली स्केड्यूल।
इस तरह करके आप एक किताब को चाहे 1 घंटा पढ़ें चाहे आधा घंटा पढ़ लें, आधे घंटे में दो पेजेस पढ़ लें, लेकिन अगर आप ये पिछले आने वाले 9-10 महीने अगर आप इस तरह पढ़ते हैं तो कम से कम को 5-6 रिकमेंडेड बुक्स तो पढ़ ही लेंगे, या बहुत अच्छी बुक्स पढ़ ही लेंगे। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं कि जनरल रीडिंग, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने हिस्ट्री पढ़नी है और किसी को समझना चाहता है किसी कोई हिस्ट्री को कि पिछले कोई 8-10 हज़ार साल में पिछली जो भी हमारी सिविलाइजेशंस गुजरी उनमें कौन सी मोटी मोटी बातें क्या हैं, हिस्ट्री कैसे मूव की है, ह्यूमंस कैसे मूव किए हैं, कौन सी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी हमारी, जो ये एज ऑफ एक्सप्लोरेशन शुरू हुई यूरोप में कि वहाँ से इंडियंस, वहाँ पे से जो यूरोपियंस हैं वो इंडिया तक आ गए और फिर यहाँ पे जंगें हुई, सारा ये इसकी जो किसी को अगर ग्लिम्प्स चाहिए तो ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय क्रिस्टोफर लेज़ेल्स, कोई 200-250 पेजेस की बुक है, बड़ी छोटी सी बुक है, वो पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरह करके आपको ये पता होना चाहिए कौन सा सोर्स मैंने किस तरह पढ़ना है, मेरे कितना रेलेवेंट है। तो सोर्सेज पे बात होगी, चैट जीपीटी पे बात होगी, हमारे स्केड्यूल पे बात होगी। राइट स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन में लास्ट चीज़ यही है कि आप हमेशा थीम वाइज काम करेंगे, आप कोशिश करेंगे कि मैं 4-5 थीम्स पे काम कर लूँ। ये काम नहीं करना कि आज एक इशू मैंने टेररिज्म पे लिख दिया, एक इशू मैंने वाटर क्राइसिस पे लिख दिया, एक डेमोक्रेसी पे लिख दिया और कोई एक थीम भी ठीक तरह से तैयार नहीं किया। तो फिर बच्चे मतलब देखते हैं पेपर में ना, देखते हैं कि अच्छा कौन सा वो टेररिज्म पे ऐसे आया, नहीं आया, बस ठीक है, ख़त्म, टाटा बाय बाय। तो आप लोग अगर 2 से 3 थीम्स पे काम करेंगे तो फिर आपको ये सिक्योरिटी होगी जो आपका सारा साल आपको तंग करती है कि पता नहीं आएगा या नहीं, ऐसा आएगा या नहीं जो मैंने जिस पे काम किया हुआ या नहीं, पता नहीं कौन से आएंगे। तो अगर आप 2-3 थीम्स हर एंगल से करके जाते हैं तो यू कैन एक्चुअली प्रिडिक्ट के क्या टॉपिक्स आएंगे, आप कर सकते हैं प्रिडिक्ट के कौन से टॉपिक्स आएंगे या किन थीम्स में से एटलीस्ट वो किन डिस्कशंस पे बात कर सकता है। तो प्रैक्टिकली वो उन्हीं चीज़ों पे बात करेगा। फॉर एग्जांपल CSS 20 तब ये पहली दफ़ा टॉपिक आया था डेमोक्रेसी के ऊपर, पॉलिटिकल पोलराइजेशन द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। CSS 20 में बहुत से लोगों को पॉलिटिकल पोलराइजेशन है क्या इसका भी पता नहीं था। अब देखें डेमोक्रेसी पे ऐसे तो आया डेमोक्रेसी पे, लेकिन एग्जामिनर ने टॉपिक ये नहीं कहा कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में मसाइल क्या हैं या डेमोक्रेसी आई किधर से है, इसकी नेकियां क्या हैं, बदियां क्या हैं। एग्जामिनर ने क्या पूछा, बिल्कुल पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से सवाल पूछा गया। उस टाइम खान साहब पॉलिटिक्स में आए थे और ओवरऑल इतनी सोसाइटी में डिविजन्स चल रही थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में एक वॉर चल पड़ी थी। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, पॉलिटिकल डिविजन्स और फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान वेरी रेलेवेंट टू द कॉन्टेक्स्ट। तो इस तरह जब आप काम करके गए होते हैं तो आपको पता होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होता है कि क्या आएगा। सो थीम वाइज काम करना। एंड हेयर आई एम डन। मैं एक राइट स्ट्रेटजी क्या हो सकती है प्रिपरेशन पे, इस पे मैंने कम्प्रीहेंसिवली आपको बता दिया। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट योर क्वेश्चंस। एनी क्वेश्चंस? आदिल बताएं क्या इंस्ट्रक्शन थी ऐसे के ऊपर, क्या चेंज हुआ था? प्लीज एनलाइटन अस। आदिल आप बताएंगे कि क्या चेंज हुआ था ऐसे में? बोलें। ये अच्छा सवाल, आपने एक अच्छी चीज़ पे बात की है तो इसको एक्सप्लेन तो करें। ऑनेस्टली आई डोंट एग्जैक्टली नो बट इट वाज मोर काइंड ऑफ एक्सपेक्टेड टू गिव एनालिसिस। नहीं, पॉइंट ये एनालिसिस वो आपसे मांगता है, बहुत दफ़ा मांगता है वो आपसे। वो मतलब आप पिछले 10 सालों में आपको बहुत से ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनमें वो ग्रेट नेशंस विन विदाउट फाइटिंग, ये मेरे ख्याल से कोई काफ़ी पुराना है, आपसे कोई 10 साल से भी पुराना टॉपिक है CSS का। मुझे बताएं इसमें एनालिसिस नहीं वो मांग रहा आपसे। ग्रेट नेशंस विन विदाउट एनी फाइट, विदाउट फाइट। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे, ग्लोबल पॉलिटिक्स पे, IR पोल साइंस इसके रिलेटेड था, करंट अफेयर्स का टॉपिक था, बट बड़ा अच्छा एनालिसिस उसने मांगा था। तो ये इस तरह के टॉपिक्स तो हमेशा आते हैं।
अब जैसे आया था बॉयज़ विल बी बॉयज़, इस पे इंडियन यूपीएससी में बड़ा क्रिटिसिज्म भी हुआ कि मतलब पाकिस्तान के इंग्लिश ऐसे के पेपर की तो क्या ही बात है कि इनको दुनिया जान का कोई इशू मिला ही नहीं है और इन्होंने जो है वो उठा के बॉयज़ विल बी बॉयज़ पूछ लिया। बट वो आपसे ये पूछ रहा था कि मतलब फेमिनिज्म के इस दौर में when the world is getting enlightened about the importance of role of women and their equality and respect, and women are increasingly participating in politics and economy. So in this era of enlightenment and cultural change, there are people who still repeat those patriarchal habits. So basically boys will be boys में examiner ने आपसे इन डिटेल पूछा था कि व्हाट इज पैट्रियार्की, हाउ डू मेन एक्चुअली बिहेव, तो एनालिसिस तो वो आपसे मांगता है। हाँ, जो पेपर के बारे में एक ये बात होती है कि समटाइम्स उसका फोकस नेशनल इश्यूज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, समटाइम्स इंटरनेशनल अफेयर्स पे उसका थोड़ा सा फोकस ज़्यादा होता है, और समटाइम्स पेपर जो है वो मिक्सड होता है। बट ऑनेस्टली हकीकत यही है कि आप जिस साल का मर्जी पेपर उठाएं, आपको डोमेस्टिक इश्यूज़ भी मिलेंगे, आपको इंटरनेशनल इश्यूज़ भी मिलेंगे, आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स भी मिलेंगे, तो बात ही ख़त्म। उसका फोकस जहाँ मर्जी हो जाए, आप इस दफ़ा का सीएसएस का पेपर उठा के देख लें, आपको एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स मिलेंगे, नेशनल इश्यूज़ मिलेंगे, इंटरनेशनल इश्यूज़ मिलेंगे। तो हमारा ये कंसर्न फिर इस वजह से नहीं रहेगा कि उसका फोकस कहाँ है, जब हम तो फिर हर एंगल से कर रहे होंगे। अगर हमने कोई 2-3 थीम्स उठाए हैं तो उसमें फिर हम कोशिश तो ये करेंगे ना कि हम उनको हर एंगल से कवर कर लें, तब वो चाहे जहाँ मर्जी दे दे, वो नेशनल पर्सपेक्टिव से दे दे, वो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से दे दे। बाकी ये आप लोगों की एक एसेंशियल स्किल है कि आपके पास आपके इश्यूज़ क्या हैं, आपका एजुकेशन सेक्टर क्या है, उसका आपको पता होगा। आपने हायर एजुकेशन या एजुकेशन सिस्टम इन पाकिस्तान इस पे काम किया होगा, एजुकेशन के चैलेंजेस क्या हैं इस पे काम किया होगा। अब एक आर्टिकल एक टॉपिक आएगा कि जो है वो ग्लोबली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी एजुकेशन को फॉर द ग्लोबल रिक्वायरमेंट्स कंपेटिटिव कैसे कर रही हैं। इश्यूज़ आपको अपने पता हैं, कंपेटिटिव दुनिया अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन को कर कैसे रही है ये भी आपने पढ़ लिया, तो उनको रिलेट करना है। सो ये जो आर्ट ऑफ रिलेशनिंग है, जो एक एनालिसिस है, ये तो आपको तकरीबन हर दूसरे सवाल में रिक्वायर्ड होगा, आप कर रहे होंगे। तो ये एक ऐसी एसेंशियल स्किल है, चीज़ों को रिलेट करना। आपके माइंड में डिफरेंट इन्फॉर्मेशन पड़ी है, टाइम पे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन उठा के एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ले के आना, यही तो आर्ट है, यही तो एनालिसिस है। यहीं से ही एनालिसिस आपका बिल्ड होगा। रेलेवेंट रीडिंग से, रेगुलर रीडिंग से आपको ऑटोमेटिकली चीज़ों को रिलेट करना सीख जाएंगे। और एनालिसिस ही वो मांगता है, और मांगता क्या है वो आपसे, ये अगेन वो डिस्कशन है या वो डिबेट है कि जी ऐसे लिटरेरी था या आर्ग्यूमेंटेटिव था। वो आर्ग्यूमेंट्स एनालिसिस ही आपसे मांग रहा है, जिसको हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं अच्छी रीडिंग। वो आपसे अच्छी रीडिंग मांग रहा है। अच्छी रीडिंग के बाद आपको ऑटोमेटिकली आपका एनालिसिस बिल्ड होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हमारे पास यस मैं आपको थीम्स भी दूंगा और बहुत से टॉपिक्स भी दूंगा। आप लोगों उसको मैंने इंशाल्लाह लिखवा के मारना है, तो राइटिंग की जो प्रैक्टिस है उसके लिए ज़ाहिर है मैं आपको कुछ टॉपिक्स दूंगा। उसके बाद है हाउ मेनी हेडिंग्स इन वन ऐसे। देखिए ये लेंथ हेडिंग्स तो होती नहीं है, हम इनको सब हेडिंग्स, मेन हेडिंग्स तो कह लें कि 2 या 3 हो सकती हैं, जिनको हम कहते हैं कि एक स्पेसिफिक इशू की मेजर डायमेंशंस, कि आप उसको कितने एंगल से उस पर बात करते हैं, को काजेज़ पे बात कर रहे हैं, इम्पैक्ट पे बात कर रहे हैं, वे फॉरवर्ड पे बात कर रहे हैं, तो 3 बहुत अच्छा काउंट है, 2 पे भी बात हो सकती है। सीएसएस में कोशिश करनी चाहिए कि मेजर हेडिंग्स 3 हो जाएं। और ओवरऑल पैराग्राफ उसने मैंने पहले भी बताया था 2500 वर्ड्स उसकी रिक्वायरमेंट है, तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम 20 का फिगर तो ज़रूर टच करें, 21 हो जाएँ, 22 हो जाएँ, 18-19 पैराग्राफ हो जाएँ, इससे नीचे हम ना आएँ। बहुत सूटेबल लेंथ जहाँ पे एटलीस्ट आप सेफ हो सकते हैं वो 20 है, तो फिर उतने पैराग्राफ्स ज़ाहिर इंट्रो कंक्लूजन मिला के आपके टोटल पैराग्राफ्स 20 होने चाहिए। उसके बाद है सर वुड यू बी गिविंग, बिल्कुल मैं स्पेसिफिक थीम्स की आपको दूंगा। हेडिंग्स फ्रेजेस की फॉर्म में होनी चाहिए या सेंटेंस फॉर्म में। हेडिंग्स में एग्जामिनर की तरफ से ऐसी कोई डायरेक्शंस नहीं है कि आपने फ्रेज फॉर्म में लिखनी है या सेंटेंस फॉर्म में लिखनी है, बट एज ए टीचर मैं आपको बता सकता हूँ शुरू में फ्रेज लिखना मुश्किल होता है,
सेंटेंस लिखना स्टूडेंट के लिए शुरू में आसान होता है, जिससे बच्चों को लगता है कि शायद मुझे सेंटेंस में लिखना अच्छा लगता है। जो फ्रेज़ लिखते हैं उनको फिर लगता है कि नहीं, मैं तो फ्रेज़ में लिखना अच्छा लगता है। थोड़ा सा बात कम्पैक्ट वे में, थोड़ी सी मतलब ब्रेविटी जिस बात में है, खूबसूरती जिसमें है, कंप्रीहेंसिव जो राइटिंग है, वो तो है फ्रेज़। लेकिन ये दोनों एक्सेप्टेबल हैं, एग्जामिनर दोनों तरीक़ों से पास करता है। एज ए स्टूडेंट मैंने दोनों तरह से पेपर लिख के, सेंटेंस फॉर्म में भी आउटलाइन लिख के पास किया है, फ्रेज़ फॉर्म में भी लिख के पास किया, और ऐसा भी किया है कि मतलब दोनों में देखा है, एनालिसिस किया है। एग्जामिनर को कोई मसला नहीं है दोनों से। येट जब आप फ्रेज़ फॉर्म में लिखते हैं तो फिर ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के रूल्स के मुताबिक फ्रेजल फॉर्म में लिखी गई आउटलाइन की प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट है केस इन पॉइंट, जिस पे हमने बात की थी। क्योंकि चूंकि आप ब्रीफली फिर मेंशन कर रहे होते हैं पॉइंट अपना, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अंदाज में तो लिख नहीं रहे होते, तो नीचे फिर केस इन पॉइंट बड़ा ज़रूरी हो जाता है। अब पहले चूंकि केस इन पॉइंट का ट्रेंड नहीं था, तो लोग नीचे तो पॉइंट को एक्सप्लेन करते नहीं होते थे, तो इस वजह से फिर थोड़ा ये रिकमेंडेड था कि आप सेंटेंस फॉर्म में लिखें, ताकि आपको जो कहना चाह रहे हैं वो एक्सप्लेन तो पूरी तरह समझ तो आ जाए, उसमें क्लैरिटी का एलिमेंट तो हो, जो कि एग्जामिनर के क्राइटेरियाज हैं। क्लैरिटी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी आउटलाइन आप बनाएं तो वो फिर सेंटेंस फॉर्म में हो सकती है। बाकी आप बहुत अच्छे मीनिंगफुल फ्रेजेस भी लिख सकते हैं, कोई दो लफ्जी फ्रेज़ ना लिखें, आप बड़ा मीनिंगफुल लंबा फ्रेज़ भी लिख सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी बात पूरी कन्वे हो रही हो, और हर सूरत में चाहे आप सेंटेंस लिख रहे हैं या फ्रेज लिख रहे हैं, नीचे आपने केस एंड पॉइंट देना है। एग्जामिनर के लिए दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ठीक हैं, दोनों को टॉलरेट करेगा। मिक्स नहीं करने, लेकिन ये काम नहीं करना कि एक सेंटेंस एक फ्रेज, एक सेंटेंस एक फ्रेज, बहुत गुस्सा आएगा एग्जामिनर को। एक तरीका अपनाना है, या सारे सेंटेंसेस या सारे फ्रेजेस। सर सो इंस्ट्रक्शंस आर सेम, बॉयज़ विल बी बॉयज़, इंग्लिश लिटरेचर से। अब मतलब हमें तो ये एग्जामिनर ने पूछ लिया ना कि उसने सारा पैट्रियार्की असल में पूछ ली कि मर्द बिहेव कैसे करता है, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें वो विमेन के साथ ठीक नहीं पेश आता। उसने पूरा कंप्रिहेंसिवली इस स्टेटमेंट से पूछा। पाकिस्तानाइजेशन ऑफ टॉपिक्स वाज वेरी प्रोमिनेंट। यार वो हर साल होती है, ये हमारी कह लें कि ठीक है फोकस होगा, लेकिन आप इसको यूँ कह लें कि एग्जामिनर अब जितने भी टॉपिक्स देगा वो कोशिश होगी कि पाकिस्तान को वो कैसे मिस कर सकता है। ऐसे का तारीख उठा के देख लें, अगर आज से 50 साल पीछे चले जाएंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि जी पूरा पेपर, क्योंकि उस वक्त भाई लोगों को लिटरेचर की स्टडी होती थी, साथ में वो पर्शियन पढ़ रहे होते थे, इंग्लिश में बड़े बड़े जाइंट्स पढ़ा रहे होते थे, और हम लोग उस टाइम को बड़ी कमाल की गुलामी करते थे, और बड़ी फार्मल किस्म की लैंग्वेज होती है। पुराने जितने पुराने दौर के लोग पढ़े लिखे हैं उनकी लैंग्वेज वैसे ही बड़ी अच्छी होती थी। तो तब इस पैटर्न पे हो सकता था कि केपी में जैसे आता है बड़ा लिटरेरी सा पेपर आता है, बड़ा मतलब एब्स्ट्रैक्ट से टॉपिक्स आते हैं, उसके बाद तो आहिस्ता आहिस्ता एग्जामिनर पाकिस्तान फोकस्ड होता क्या है। पाकिस्तान स्टडीज़ से उसने नाम चेंज करके पाकिस्तान अफेयर्स रखा। पहले वो ये काम CSS में करता था, PMS में भी करता जा रहा है कि हिस्ट्री का पोर्शन सप्रेस करता जा रहा है। उसकी रीज़न, अब कब तक उसको सिकंदर आज़म कब आया, और अब दुनिया जो है वो एक्चुअल स्किल्स की तरफ जा रही है, और हम आज तक ये पढ़ रहे हैं कि जनाब फ़लाँ दर्रे में से कौन सी आर्मी गुजरी, फ़लाँ जो है जगह से कौन सी आर्मी ने पार किया, और ऊँटों पे हम लड़े थे या तीरों के साथ हमने एक दूसरे के ऊपर बरसात की थी। वो दुनिया नहीं ये चीज़ें पढ़ रही। इस वजह से वो अफेयर्स कह रहा है पाकिस्तान स्टडीज़ के बजाय। पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स है ही सारा करंट अफेयर्स। पाकिस्तान के भी जिन पे वो बात करता है वो कोई एक आध इशू कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करता है, कोई एक आध पाकिस्तान मूवमेंट से या हिस्ट्री से सवाल देता है, बाकी सारे इशूज़ होते हैं। तो पाकिस्तान से तो वो रिलेट करेगा ही करेगा। नीड टू राइट एन एग्जाम पेपर में मैडम, ऐसे के पेपर में एक ऐसे ही अटैम्प्ट करना होता है 3 घंटे में, और वही लोगों को जान के लाले पड़े होते हैं। एक ही करना होता है। आप खुदा का नाम लें, आप मतलब 2-3 को 4 करवा रही हैं बाकी पेपर्स की तरह, ऐसे एक ही अटैम्प्ट करना होता है, बाकी 4 क्वेश्चंस बाकी पेपर्स में। जी हम ऐसे थीम वाइज करेंगे। वोकैबलरी की ये आप सर पेपर B वाले सर से पूछे ना, मैंने आपको बस इतना बताना था। वोकैबलरी की प्रैक्टिस, वोकैब में अगर आप लोग वोकैब पे लिखी गई फॉरेन बुक्स पढ़ें,
GRE पे लिखी गई, जैसे वोकैब 501 है बुक, वोकैब 501 है। इसके अलावा आपके पास है करीमदाद चुगताई की इंग्लिश बी की ग्रामर। करीमदाद चुगताई की जो इंग्लिश बी की ग्रामर है उसमें मेरे ख्याल से 3000 से कोई 4000 वर्ड्स दिए हुए हैं। उनकी जो नई बुक है, जो अपडेटेड वर्जन है, उसमें दी हुई हैं सिर्फ एक्सरसाइजेज और उनमें बहुत से मिस्टेक्स हैं। सो उनकी जो आंसर कीज़ हैं उनको आपने नहीं देखना, बट वहाँ से एज ए रेफरेंस यहाँ से आपको कोई 2 से 3 हज़ार वर्ड्स ज़रूर मिल जाएंगे, और एज ए रेफरेंस ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान में ये एक बुक हो गया और एक ये सोर्स आप यूज़ कर सकते हैं। वोकैब पे, GRE वोकैब पे आपको कोई नोट्स भी मिल जाएंगे मार्केट से। आपने सिर्फ कहना ये है कि हमें GRE वोकैब चाहिए। इन बुक्स में ये लिखा हुआ होता है कि अगर आप इनको ग्रुप की फॉर्म में स्टडी करेंगे वोकैब को, तो आप सबसे बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब कर सकते हैं चीज़ों को। ग्रुप की फॉर्म में स्टडी करना क्या है? मिसाल के तौर पे हमने एक लफ्ज़ लिखा चीट, मिसाल के तौर पे हमने लिखा एक लफ्ज़ रिकंडाइट, इज़ोटेरिक, हर्मेटिक, आर्केन। अब मुझे इतने ही याद आ रहे हैं। ये अब ग्रुप है। लफ्ज़ तो मैंने जो एज ए रेफरेंस स्टडी किया वो तो चीट था वोकैब पे काम करते हुए, लेकिन साथ में मैंने सिनोनिम्स उसके निकाले। कोक्स है, होक्स है, स्विंडल है, कैजोल है। अब अगर मुझे चीट का मतलब भूल भी गया ना, तो हो सकता है इनमें से कोई याद रह जाए। आपका माइंड, इसकी एक हैबिट है, ये इन्फॉर्मेशन को अगर आप इसको स्ट्रक्चर्ड वे में रखने का कहें तो ये रखता है। अगर मैं कोशिश करूँगा कि ये पूरे सिनोनिम्स मैं रखूँ माइंड में, तो ये इस पूरा ग्रुप, इस चीट के लिए ये पूरा ग्रुप आपके साथ फीड करेगा आपका ब्रेन। सो सिनोनिम्स सिंपल अगर मैं कहूँ तो ग्रुप की फॉर्म में स्टडी करने का मतलब है एक वर्ड को इन आइसोलेशन ना स्टडी करें, बल्कि उसके को कम से कम 5-6 सिनोनिम्स ज़रूर पढ़ें। वर्ड टाइम्स की भी एक बुक है वोकैब पे, वो भी लिखी गई है, बट आप लोग अगर ख़ुद काम करें वोकैब पे तो ये बेहतर है। और इसके लिए मैरियम वेबस्टर, गूगल से नहीं मीनिंग्स सर्च करने। मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी बहुत अच्छी है, और अदर देन मैरियम वेबस्टर एक डिक्शनरी है आपके पास डिक्ट बॉक्स। ये उर्दू टू इंग्लिश, इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी है, और ये आपको ट्रांसलेशन में आई प्रॉमिस बहुत काम आने वाली है। ये यू वुड इंजॉय। आपको जब आप पुट्ठे वर्ड्स पढ़ेंगे, लेट्स सपोज आप पढ़ते हैं जी फाशिज़म, इंग्लिश में तो चलो ठीक है हमने फाशिज़म पढ़ा है, तो जब इसका इंग्लिश उर्दू में निकलेगा फस्तानियत। कम्युनिज़म हम बड़े आसानी से पढ़ लेते हैं, जब उर्दू में निकलेगा इश्तराकियत। और एक दफ़ा ये CSS में आया था साम्राज्यत। तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश नहीं पता थी कि इम्पीरियलिज़म है ये। तो ये डिक्शनरी आपको, एक उर्दू डिक्शनरी अच्छी, जो कि इस टाइम बहुत अच्छी डिक्शनरी है, ये आपको यूज़ करनी चाहिए। अब जो सुबह का टाइम हमने एलोकेट किया था वोकैब के लिए, उसमें हम करेंगे क्या कि एक रेफरेंस वर्ड ढूंढेंगे जो भी हमारे पास वोकैब का सोर्स है, उसके साथ उसके सिनोनिम्स लिखते जाएंगे। और गूगल से नहीं निकालना, चैट GPT से नहीं निकालना, मैरियम वेबस्टर डिक्शनरी यूज़ कर लें, बहुत अच्छी है। आपको सिनोनिम्स भी देगी और रिलेटेड वर्ड्स भी देगी, और आपने थोड़ी बहुत रिलेटेड वर्ड्स की भी स्टडी करनी होती है, क्योंकि पेपर में वो कहता है कि जो नीचे जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये ऊपर वाले जो वर्ड है इसके क्लोज टू मीनिंग जो है, तो क्लोज टू मीनिंग में वो समटाइम्स एग्जैक्ट सिनोनिम लिख भी नहीं रहा होता, रिलेटेड वर्ड लिखता है। तो अब मैं मेरी असल में CSS की जर्नी में एक दफ़ा पेपर भी ड्रॉप हुआ है, वो मेरी पहली अटैम्प्ट थी, और उसमें मेरी वोकैब थी वीक, जिसके बाद मेरी प्रेसी राइटिंग बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। कंप्रीहेंशन, ओवरऑल रीडिंग, ओवरऑल एक्सप्रेशन बहुत अच्छे थे। बट मुझे समझ आई कि जो वोकैब मैं कंज्यूम कर रहा हूँ न्यूज़पेपर्स से और बुक्स से, और वो तो ऑलमोस्ट फॉर्मल नेचर की वोकैब है, और पेपर में जो वो 20 मार्क्स की दे रहा है वो तो ऐसे लफ्ज़ हैं जो आपको लगता है कि इंग्लिश है ही नहीं। और एक्चुअली बहुत सारे ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जो
फ्रेंच से उठा के उसने एग्जैक्ट जो मतलब दोनों जगह यूज़ होते हैं, फ्रेंच से उठा के इंग्लिश में दे दिए, तो वो उनकी प्रोनाउंसिएशन भी फ्रेंच है, इटालियन, इस तरह के वर्ड्स उठा के देता है, हम तो उनको नहीं पढ़ रहे। तो तब उसके बाद मैंने वो कैब पे काम किया था और CSS 20 में पेपर बी में मेरे 78 मार्क्स थे, क्योंकि 20 मार्क की वो कैब ठीक थी और उसके साथ साथ फिर वो कैब पे चूँकि इतना काम हो गया था तो ओवरऑल एक्सप्रेशन, ओवरऑल रीडिंग कंप्रीहेंशन अच्छी हो गई थी, तो फिर प्रेसी कंप्रीहेंशन वगैरह भी अच्छे निकल गए। तो 78 मार्क्स इसी वजह से आए। अब फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस फिर जिस तरह मैंने काम किया था वो मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली जिस तरह इन सोर्सेज में गाइड किया था कि आप वो कैब पे काम कैसे करें, वो आप विद सिनोनिम्स करेंगे और रिलेटेड वर्ड्स करेंगे, और उसके लिए मरियम वेबस्टर में थिसॉरस के ऑप्शन में ऑलरेडी बनाए गए हैं 8 10 15 सिनोनिम्स होंगे और रिलेटेड वर्ड्स भी होंगे। सो दिस इज़, इस पे अब ख़त्म करते हैं बात, वो कैब पे काम किस। जी जी सर ये जो है ना प्ले स्टोर पे मैं काफी देख लूँ, उस पे तो काफी ज्यादा मरियम वेबस्टर्स के ऐप्स हैं, तो आप कोई लिंक शेयर कर दें जिससे हम सारे डाउनलोड ऑफलाइन मरियम वेबस्टर ऑफलाइन, लेकिन फिर भी आप लिंक शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में जो हमारा बन गया वेबसाइट। ठीक है। Could you please share any sample essays so we can see how it is organized? सैम्पल एसेस आपके पास बहुत हैं, बहुत आ जाएंगे, ऐसी कौन सी बात है। सैम्पल एसेस पहले तो अभी हम पहले ये पढ़ रहे हैं कि ऐसे है क्या, तो बाकी आपको मैंने बुक्स बताई हैं, वहाँ से आप सैम्पल एसेस के तौर पे देख सकते हैं। आप ये जो बुक्स हैं आपके पास, ये तो आपके पास फ़ौरन से होनी चाहिए। जो बुक्स आपको मतलब जो आप डिसाइड कर लेना कि ये तो ऐसी मेरी बुक्स हैं जहाँ से मैंने एक्चुअली पढ़ना है, वो आपके पास जब तक पूरा बुक्स का सेट कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप वो स्केजुअल भी नहीं बना सकते जो स्केजुअल हमने पढ़ के इम्प्लीमेंट करना है। तो कुड यू प्लीज़ शेयर एनी सैम्पल ऐसे, बहरहाल मैं कर दूंगा, कोई ऐसे कर दूंगा, किसी स्टूडेंट का लिखा हुआ कर दूंगा जिसको मैंने पास किया है। पैराग्राफ इट्स ओन सर, इज़ ईच सब हेडिंग ए पैराग्राफ इट्स ओन इन देयर। जी असल में सब हेडिंग्स पे ही पैराग्राफ्स होते हैं, मेन हेडिंग्स पे पैराग्राफ तो होने ही ना होंगे। विच पेन इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ फॉर बेटर ग्रिप राइटिंग एंड बेटर स्पीड एज पेन एज ए टूल एंड गेटवे। तो इसमें मैं आपको कहूँगा कि पेन वाला ज़माना गुजर के आप लोग जेल पेन यूज़ कर लें। जेल पेन का फ़ायदा ये है कि उनसे स्पीड बहुत अच्छी निकलती है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अक्सर जो बच्चे वो पुराना पेन यूज़ कर रहे होते हैं या बॉल पॉइंट्स जो यूज़ कर रहे होते हैं उनकी इंक फेड हो जाती है। सो इंक बड़ी ब्राइट होनी चाहिए जिससे एक्सप्रेशन के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है। सो वट एवर यू यूज़ 0.7 मिलीमीटर एटलीस्ट, इससे बारीक कुछ भी नहीं लेना। और MG साए पेन 0.7 आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यूनिबॉल वगैरह जिस पे आपका हाथ बैठ जाए, जेल पेन यूज़ कर लें, पॉइंटर यूज़ कर लें। एक बात मैं आपको बता दूं, जो लोग हाथ दबा के लिखते हैं वो कभी तेज़ नहीं लिख सकते। सो आप में ये टेंडेंसी पाई जाएगी कि लिखते लिखते आप फिर हाथ दबाना शुरू कर देंगे। सो अपना हाथ नरम रखें, स्पीड तभी निकल सकती है। और जेल पेन एक मैंने लिख दी है, MG साई पेन मैंने खुद एग्जाम इसी से दिया। इसी तरह कोई जेल पेन ले सकते हैं आप, कोई बॉल पॉइंट यूज़ कर लें, 0.7 हो बस। और जेल पेन बहुत से हैं, बस उसकी फ़्लो आप खुद चेक कर लें। सर हाउ डू आई स्टार्ट लर्निंग CSS एज ए बिगिनर विद ज़ीरो नॉलेज। पहली बात तो ये, आप बिगिनर आप रही नहीं है, अगर आप आज दूसरी क्लास भी या तीसरी भी ले रही हैं। दूसरी बात यह है ज़ीरो नॉलेज आपके पास नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों का, आपकी अब तक की जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है उसने बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज दिया है। बाकी स्ट्रेटजी, स्केजुअल, मैंने तो आपको सबसे पहली बात ये बताई है, स्केजुअल। ये अब आपको लगा होगा, मैंने कहा कि मेरी मतलब ये इतनी अटैम्प्ट्स की सबसे बड़ी दरियाफ्त स्केजुअल है, तो आई डोंट नो कि आपने इसको कितना अहम समझा। बच्चे 4-5 मंथ्स समझ ही नहीं पाते, रेंडमली बुक्स उठा रहे होते हैं। आज जी अपना मूड है, GSA उठाएंगे अपन, आज अपना मूड है हम एक आर्टिकल पढ़ेंगे, आज हम एक ऐसे पढ़ेंगे। तो अगर आप एक स्केजुअल बना लें, वो मैं ग्रुप में शेयर करवाता हूँ, आप स्केजुअल अगर बना लें तो आपकी तो डे 1 से प्रोग्रेस शुरू होगी। इंग्लिश भी है, करंट अफेयर्स है, GSA है, साथ पाकिस्तान अफेयर या इस्लामिक स्टडीज़ है, एक ऑप्शनल है, आपकी डे 1 से शुरू होगी। और दूसरा, आप क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलेंगे, रीडिंग रैंडम नहीं होगी, रिसर्च भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन होगी, और आप लोग नोट्स बनाएंगे आप लोग। इसी तरह ही आप अपनी जर्नी का आगाज़ कर सकते हैं। बिगिनर तो सारे बिगिनर होते हैं,
वो बिल्कुल हम भी थे कभी, मसलन मैं इंजीनियरिंग से आया था, मास्टर्स पॉल साइंस में तो मैंने बाद में किया, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से असल बिगिनर तो हम थे जिनकी अंग्रेज़ी भी मैथ्स में होती है, हमारा तो कुछ ताल्लुक़ ही नहीं होता इंग्लिश से उस तरह से। तो इसी वजह से फिर हम शुरू में बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बट जब एक स्केजुअल्ड वे में हमने पढ़ा तो फिर सारे टारगेट्स अलाइन हो गए। नोट्स मेकिंग आप करेंगे, और नोट्स मेकिंग करनी किस तरह ये मैं आपको अगले लेक्चर में ब्रीफ कर दूंगा, क्योंकि ये एक बड़ा प्रिकेरियस मैटर है। नोट्स मेकिंग अगेन बच्चे क्या करते हैं, दुनिया जहान की चीज़ें उठा के लिख देते हैं, रेलेवेंट इररेलेवेंट सब कुछ उठा के लिख देते हैं, तो इस पर मैं आपको ब्रीफ कर दूँगा। इसी तरह ही आप काम करेंगे। नोट्स मेकिंग आप बेशक डे 1 से आप स्केजुअल फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आप फिर आपकी प्रोग्रेस शुरू है, क्लियर हो सकता है। CSS एवरेज बहुत से लोगों का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही होता है, हमेशा हर साल मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा लोग वही होते हैं जो, क्योंकि FPSC के ये फेवर में है कि वो फ्रेश कैंडिडेट्स को रखें, जो बुढ़े बाबे हो जाएं उनको, मतलब उनको फिर तीसरी में बेचारों की बारी आती है। हर दफ़ा जो सबसे बड़ा जो एक चंक होता है वो फ्रेश लोगों का होता है क्यों नहीं होता, बहुत से लोगों का होता है। सिंपल BA FSC या FA करके, सिंपल BA करके बहुत से लोग CSS में बैठे हुए हैं, ये बात नहीं है। रिपोर्ट्स मोस्टली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। हाँ जी, यस सर, प्लीज़ शेयर स्केजुअल। एनी अदर क्वेश्चंस और कन्फ्यूजन्स? आज मैं नहीं बिल्कुल भी थकाना चाहता था आपको, एक ऐसे का इतना इम्पोर्टेंट वो लेक्चर है और ये है एंड पे, तो ये अब आप लोग देख लें कि ये इसका स्केजुअल आपने चेंज करवाना है, कोई इसको पहले शिफ्ट करना है या नहीं। बहरहाल मतलब उस दिन आप लोग बहुत थके हुए थे, तो उसके बाद मैं कॉन्शियस हो गया हूँ कि ज़्यादा थकाना नहीं है। जी जी, और कुछ, या लेट्स कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच, स्टे मोटिवेटेड। BS इंग्लिश स्टूडेंट्स बट स्टिल काइंड स्केर्ड ऑफ ऐसे मनाइल। सबसे बड़ा इशू ये है कि जो इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं ना, जो लोग इंग्लिश लिटरेचर के जो लोग होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनके दिल में असल में लिटरेचर घुसता है, जिनकी लैंग्वेज में असल लिटरेचर पाया जाता है। क्योंकि इस टाइम में बच्चे कुछ बहुत अच्छे सोर्सेज पढ़ रहे होते हैं, कुछ बहुत इनफॉर्मल, मतलब हम जो अंग्रेज़ों की जो इनफॉर्मल लैंग्वेज है उसमें तो वो तो इतना फॉर्मल से बहुत डिफरेंट है। तो अब ऐसे बच्चों को वैसे ASMR के इश्यूज़ बहुत कम होते हैं, और उनको सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि उनको फोकस्ड होकर पढ़ना मुश्किल लगता है, क्योंकि उनकी एक हैबिट बनी होती है, अगर उनको एक नावल मिल जाए बड़ा अच्छा लगेगा, वो पढ़ना बड़ा अच्छा लगेगा कि, लेकिन स्पेसिफिक टारगेटेड मैंने इकॉनमी पे रिसर्च करनी है, तो बस तब फिर मुश्किल हो जाए उनके लिए। तो आप लिटरेचर के बच्चे टारगेटेड रिसर्च अगर करें तो जाहिर है फिर इंग्लिश में तो उनका पहले बेहतर ही है पहले से। और डर तो ये फिर रहेगा, अंग्रेज़ी हो तो इसका डर तो रहेगा, लेकिन ये डिपेंड करता है आप इस डर को मैनेज कैसे करते हैं। आप काम करें इस पर, और ये बेसिकली हमारे फेलियर के चांसेस कम हों, सर्टेनिटी बढ़े, इसी वजह से तो थीम वाइज काम करेंगे हर एंगल से, मतलब सेलेक्ट थोड़े थीम्स कर लेंगे लेकिन उनको हर एंगल से करेंगे, तो हमें हमारा ऐसे एक लाजमी मिलेगा, बाहर सूरत मिलेगा। पेपर B में जो फेलियर की चीज़ें थी बस वो क्या, अब उसको हमने सबसे पहले दिन का पहला टारगेट बना लिया। सर आप अपना कोई एक प्रोलॉन्ग ऐसे भी हमसे शेयर करिएगा कि आप इसमें क्या कैसे। मैं बहुत पुराना हूँ, मेरे दौर के ऐसे नहीं पढ़े हुए, कोई आउटलाइन शायद पढ़ी होगी तो वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। आउटलाइन मैं शेयर कर दूँगा आप लोगों से, उसमें आप चलो थोड़ा उसको एज ए सैम्पल देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।